हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट करने हम लोग लेक्चर नंबर 7 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। और यहाँ पर आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे जीन इंटरेक्शन। बेटा जीन इंटरेक्शन को आज फिनिश करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट कर देगा चैप्टर का जो हमने बात की थी। फिर हम मूव कर सकते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे हम लिंकेज कहते हैं, वहां मूव कर सकते हैं। तो ये आपका मतलब जो पार्ट हमें कराना है। तो एक बार मुझे बता दो, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार सब लोग बताओ ओके लिखो, फिर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। जल्दी बताओ ओके लिखो, स्टार्ट करेंगे। हाँ 2 आवर आज पढ़ाएंगे, 2 घंटे पढ़ाएंगे बेटा। हाँ 2 घंटे पढ़ाएंगे, क्लियर है? ओके लिख दो, जल्दी से स्टार्ट करें। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, जल्दी फास्ट चलें, जल्दी स्टार्ट करना है बेटा, बहुत टाइम नहीं लगाना इसमें, जल्दी से स्टार्ट करने वाले। ठीक है चलें। चलिए ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जरा पहले मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों ने सेल साइकिल वाला लेक्चर जो मैंने बोला था पेज सीरीज आपको मिल जाएगी चैनल पे से। अगर नहीं मिली तो खोजना पड़ेगा आपको, कहां से मिलेगी? आप सेल साइकिल डालो, मेरा लेक्चर आ जाता है सबसे पहले। ठीक है यूट्यूब पे तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन डालो, तो वहां से आपको वो 3 लेक्चर है, माइटोसिस मियोसिस और सेल साइकिल, वो देख लोगे। आज आपको उसके नोट्स में अपलोड करा दूंगा और साथ में आज या कल मैक्सिमम उसकी डीपीपी मिल जाएगी। तो जो संडे का टाइम होगा आप उसको जब अपना टेस्ट दे लोगे तो आप सेल साइकिल की डीपीपी कर लोगे, जो मैं ट्यूसडे को आपके उसका मैं मतलब डीपीपी सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा उसका। ठीक है, उसका भी मैं डीपीपी सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है बेटा, है क्लियर? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। और एक डीपीपी सॉल्यूशन बेटा आपको जो कल असाइनमेंट मिला था उसका देना मुझे। ठीक है, बहुत है भोकाल कोई बच्चा लिख रहा है, पता नहीं क्या समझ आ रही है उसको, ये तो कुछ बोला ही नहीं। ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ हाँ बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे अगर उम्मीद वाले में से देख रहे हैं तो देख सकते हैं, और उससे ज्यादा मतलब आराम से डिटेल में हमने वहां भी पढ़ाया, पेज सीरीज में पढ़ाया 11 के टॉपिक को, वहां से भी देख सकते हैं जहां से आप कंफर्टेबल हो। वो ऐसा नहीं कि आपको काम करनी है, वो दोनों काम का है। ठीक है चले बेटा, बहुत ही सही। हाँ हमें पता बेटा भोकाल क्या था। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए क्लास का स्टार्ट करें। आज का गोल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और भी काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लास्ट कक्षा में हमने क्या पढ़ा था उस पर बात कर लेते हैं एक बार, जरा देखें हमारे बच्चों को याद है कि नहीं। सबसे पहले याद करो प्लियोट्रॉपी क्या बताया था। प्लियोट्रॉपी मैंने आपको मैं रिवाइज कर देता हूं, लास्ट क्लास में हमने बात की थी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनकंप्लीट डोमिनेंस। इनकंप्लीट डोमिनेंस याद करो क्या होता है हमारे, मैं रिपीट कर देता हूं, देखिए आपको कितना याद है। इनकंप्लीट डोमिनेंस का मतलब F1 जनरेशन दोनों में से किसी से भी मैच नहीं कर रही है, उसे हमने कहा था इनकंप्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब दोनों से मैच कर रही है। इनकंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो F2 में क्या आएगी? सेम आएगी, 1:2:1। और सेम चीज आपके पास किसका चाहिए? आगे दूसरा हमने को डोमिनेंस में, इसके एग्जांपल क्या थे इनकंप्लीट डोमिनेंस के? मिराबिलिस जलापा और मेरे पास एंटीरिनम मेजस। क्लियर? हां ठीक है, बहुत है सही। चलो हाँ रोहित रहने दे भाई, रोहित मीना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक बेटा बिल्कुल सही है, मुझे पता क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ऑप्शन में ध्यान से सुनो। इनकंप्लीट डोमिनेंस जो था मेरे पास क्या था? इनकंप्लीट डोमिनेंस के लिए मैंने बताया था आपको एग्जांपल बता दिए। फिर को डोमिनेंस में बताया आपको दोनों एक्सप्रेस करते हैं पूरे पूरे। उसका एक एग्जांपल दिया था आपको क्या? एबी ब्लड ग्रुप। आप कुछ बोल रहे हैं बॉम्बे बॉम्बे ब्लड ग्रुप बता दो, उसका क्या करना है? मैंने ये ब्लड ग्रुप थोड़ी पढ़ा, मैं तो खाली एलील पढ़ा था यहाँ पे, तो वही टॉपिक आपको आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक एग्जांपल याद करना, आपको सिकल सेल एनीमिया, उसमें जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है वो। फिर हमने बेटा आपको बताया था मल्टीपल एलील। अगर मल्टीपल एलील आपको याद हो गई हो, लोकाई सेम है, एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म चाहिए, मेरे पास एक कैरेक्टर के लिए चाहिए, याद आ रहा है आपको? किसी एक कैरेक्टर के लिए होती है पर एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीपल एलील बोलते हैं। ठीक है, बात अब चैट रोक दो, सुनो से मेरी बात। ठीक है चैट को शांत कर लो। ठीक है हाँ बहुत ही सही। कुछ कह रहे हैं उम्मीद में रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, फील नहीं आता बेटा। फील एग्जाम वाले दिन आएगा, अगर ध्यान से देख के क्वेश्चन बना लेगा ना तो एग्जाम वाले दिन ये फील आएगा कि आज हम डॉक्टर बन के निकले। फील लेना है लेक्चर में तो पहले पढ़ना सीखो भाई, है ना? फील से कुछ नहीं होता, हमें लेक्चर समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, बाकी समझ बता रहा हूं। नेक्स्ट ध्यान से बेटा, हम अब यहां पर हमने बात कर ली है मल्टीपल एलील की बात कर ली थी। मल्टीपल एलील के एग्जांपल मैंने ब्लड ग्रुप बताया था, और ब्लड ग्रुप मैंने कहा था डोमिनेंस का एग्जांपल है को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील का। उसके बाद मैंने क्या बताया बेटा याद करो? उसके बाद मैंने आपको प्लियोट्रॉपी पढ़ाया था। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है एक से ज्यादा फिनोटाइपिक इफेक्ट होगा। ऐसा कब होता है कि जब किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में हमारे पास एंजाइम, अगर शुरुआत वाले एंजाइम के लिए जीन है तो उसका एक से ज्यादा फिनोटाइपिक इफेक्ट होता है, जिसे हमने क्या बोला था बेटा? प्लियोट्रॉपी बोला था। तो प्लियोट्रॉपी अपने दिमाग में रखना है। तो हमने यहां पर क्लियर आपको बता दिया, ध्यान से सुनेंगे। प्लियोट्रॉपी आपके पास आपको याद रखना है, प्लियोट्रॉपी याद रखना है आपको। प्लियोट्रॉपी में बता दिया एक से ज्यादा फिनोटाइपिक इफेक्ट, ये आपके सामने डेफिनेशन है। जब एक लोकाई एक से ज्यादा फिनोटाइप कंट्रोल करती है तो उसे क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म एक जीन एक इफेक्ट दिखाना चाहिए था, पर प्लियोट्रॉपी में एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट दिखाती है, इसलिए इसे डेविएशन बोल सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था एक बीमारी का, एक डिजीज का। देखो फिनाइल कीटोन यूरिया एक डिजीज होती है जिसमें यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज आती हैं। कीटोन बॉडीज अगर आपको पता करना है कीटोन बॉडीज क्या होता है मैं बता देता हूं। उनमें कीटो एसिड्स कहते हैं उन्हें, वो आते हैं। अब कीटोन बॉडीज कैसे बनती है उसके लिए जरा देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है? फिनाइल एलानिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड डाइट में चाहिए। एक एंजाइम होता है जो उसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। टायरोसिन मेरे पास 3-4 चीजें बनाता है जो आपके सामने है। अगर किसी कारण से एंजाइम नहीं होगा तो फिनाइल एलानिन ज्यादा हो जाएगा, टायरोसिन कम हो जाएगा। तो इनमें से किसी चीज की डेफिशिएंसी होगी। सबसे ज्यादा अमाउंट में इनमें से मेलानिन चाहिए, मेलानिन पिगमेंट है, तो उसके सिम्पटम आएंगे स्किन और हेयर में पिगमेंटेशन कम हो जाएगी। जिन बच्चों को प्लियोट्रॉपी में फिनाइल कीटोन यूरिया नहीं मिला वो अपनी बुक के सप्लीमेंट्री वाले पार्ट में देखेंगे। बट सप्लीमेंट्री एनसीईआरटी में कुछ डिटेल लास्ट में जाके लिखी हुई है एकदम, उसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, वहां लिखी हुई है, तो वहां पर चेक करना आपकी बुक में मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर हमने बोला कि देख लो भाई ये हाइड्रोक्सिलेज है, ये हाइड्रोक्सिलेज जिस जीन से बनता है, अगर वो जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, ये एब्सेंट हो जाए तो बहुत सारे सिम्टम आ जाएंगे। तो ये मैंने बेटा प्लियोट्रॉपी में बताया था। तो प्लियोट्रॉपी को जब मैंने एक्सप्लेन किया तो यही बताया था कि प्लियोट्रॉपिक जीन किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे के शुरुआती जीन होती है। यही लाइन एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे के शुरुआत वाली जीन प्लियोट्रॉपिक जीन होती है, क्योंकि उसकी एब्सेंस से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। ये हमने लास्ट प्लियोट्रॉपी में डिस्कस किया था, ये हमने लास्ट प्लियोट्रॉपी में डिस्कस किया था। अब आपको यहां से हम जो बात कर रहे थे यहां तक आपको समझ आ गया। हम आगे चलेंगे, कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी से। हाँ बेटा बिल्कुल सब कुछ पॉसिबल है, आप अभी भी डॉक्टर बन सकते हैं। बहुत सारे जो कोशिश कर रहे हो, हम चाहेंगे कि आप में से बहुत सारे डॉक्टर बन जाए। सारे मत बनो भाई, क्योंकि सब डॉक्टर बन जाओगे बाकी काम कौन करेगा, पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा। सब बनो पर एफर्ट बढ़ाओ अपना। तो अभी पहले पूछो, यहां तक कुछ पूछना, जल्दी पूछो, है ना? जल्दी पूछो, जल्दी कुछ पूछना है यहां तक बेटा। जिसकी एनसीईआरटी में नहीं है सुनो ध्यान से, कुछ बच्चों की एनसीईआरटी में लास्ट पेज में रखा नहीं तो बीच में प्लियोट्रॉपी के एग्जांपल में दिया हुआ है। इनकेस आपको नहीं मिले तो नेट से आप सप्लीमेंट्री एनसीईआरटी करके डाउनलोड कर लेना, नहीं होगा तो मैं डाउनलोड करके ग्रुप में डलवा दूंगा सप्लीमेंट्री, वहां से प्लियोट्रॉपी पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपके बैच में ऐड करवा दूंगा। और बोलो, और कोई जरूरत है ना? घर पे राशन ला दूं तुम्हारे? नहीं खुद से नहीं करना कुछ भी तुम। हाँ जल्दी बताओ। हाँ ओपी समझ आ रहा, ओ पापी यूपी अल्टा पापी, सही है। चले आगे बेटा। डोपामीन वगैरह, डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। रेसिप्रोक आ रहा हूं यार, सब पे आ रहा हूं, तुम शांति रखो ना, देख करके सब पे आ रहे हैं, इतना क्यों बेचैन हो रहे हो? सब बता रहे हैं बस। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, जरा कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखो तुम्हें क्या करना था याद करो, आपने सिंगल जीन लोकाई के लिए पढ़े ये चीजें, सिंगल जीन लोकाई के लिए।
इनके लिए डोमिनेंस तो मेंडल के अकॉर्डिंग था, इसकी F2 की रेशियो 3:1 है, ये फिनोटिपिक रेशियो है। उसके बाद आपने कोडोमिनेंस के क्या एग्जांपल याद करा, ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप में कौन सा बेटा, ये टेबल आपके बिल्कुल दिमाग में छप जानी चाहिए, एबी, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और आपने क्या लिखा बेटा, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया किसका एक और एग्जांपल था, ठीक है। इनकंप्लीट डोमिनेंस, आ जाओ भाई, इनकंप्लीट डोमिनेंस में मिराबिलिस, मिराबिलिस जिसे 4 o'clock प्लांट कह रहे हैं, और एंटीरिनम, ये दो प्लांट थे, दोनों में पिंक फ्लावर है। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी का एक एग्जांपल हमने पढ़ा, फिनाइल कीटोन यूरिया। एक और बताऊं, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस की जीन पेज नंबर 78 पर होगी, जो मुझे याद आती है, एनसीईआरटी की लाइनें भी याद आ जाती हैं कई बार बेटा। स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस की जीन, क्लियर, बिल्कुल म्यूट रखो बेटा, ठीक है, बिल्कुल म्यूट रखो। स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस की जीन, एक सेकंड दो मुझे, ठीक है, सुनो ध्यान से। स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस की जीन देखनी है। मल्टीपल एलील का मैंने ब्लड ग्रुप बता दिया, एक सेकंड रुक जाएंगे बस, देखते रहेंगे फटाफट से। ब्लड ग्रुप बता दिया, और क्या बताया जल्दी बताओ। मल्टीपल एलील का ड्रोसोफिला का आई कलर, ये वाला मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, स्टार्च ग्रेन वाला, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ड्रोसोफिला का आई कलर ये बताया था। इसके अलावा एक और मैं लिख देता हूं 6 करके, मैंने छोड़ा हुआ, लीथल जीन होती है। लीथल जीन करके कुछ होता है, उसमें मान लो ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, और ये इसकी डेथ हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, इसलिए लीथल कहते हैं। लीथल का मतलब होता है जिससे डेथ हो जाए, तो रिसेसिव लीथल है। रिसेसिव मतलब रिसेसिव वाली इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। तो रेशियो जो है वो 1:2:1 की जगह हमारे पास क्या रह जाता है, 1:2 रह जाता है। तो ये रेशियो आएगी बेटा 1:2। तो ये नहीं करना, अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लीथल जीन शायद आपको नहीं आएगा नीट में, तो बस आप इतना करो। आगे मैं आपको स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस वाला समझाने जा रहा हूं, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे फटाफट से बताऊं, जल्दी बोलो। डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज करना, ठीक है। अच्छा एक चीज और बेटा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्लास नोट्स लिखें या जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो। आप डायरेक्ट बेटा समझते हुए लिख नहीं पाओगे, तो डायरेक्ट लिखना भी हो, डायरेक्ट समझते हुए थोड़ा रफ फॉर्म में लिखा करो, फिर बाद में आपको उसे फेयर करना पड़ेगा, फिर लिख नहीं पाओगे साथ के साथ। दूसरी चीज क्या कर सकते हो आप, कि आप 3 नोट्स हैं आपके पास, एक मैंने हैंड रिटन दिए, एक मैंने क्या दिया बेटा आपको, जो ये होता है डीपीए जो हम लोग लिखते हैं पीडीएफ, और तीसरा आपकी एनसीईआरटी। 3 चीजें होती हैं, आप क्या करा करो, हैंड रिटन वाले में से लिखा करो और पीडीएफ में से चीजें वहां ऐड कर लिया करो, क्योंकि होगा क्या कि सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एक टॉपिक पहले करा दिया बाद में करा दिया, पर चीजें सारी आ जाएंगी, क्लियर है। हाँ क्लियर बेटा, लिखा मत पढ़ो, मना कर रहा हूं ना, नहीं मना कर रहा हूं, मान लिया करो यार, इतना तो मानना पड़ेगा आपको मेरी बात। पीकेयू का फुल फॉर्म बच्चे, संजू आपको कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका हो सकता है आपने सेल वाला सेल साइकिलिंग देखा हुआ है, सेल साइकिल देख के फिर जेनेटिक्स देखो, या आपका कोई बैकलॉग है, उसको कवर करो बेटा। आपको जब तक लेक्चर के साथ मेहनत नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। आपको मैं इसका एनसीईआरटी वाला जितना पार्ट आज कंप्लीट करूंगा, उसका एनसीईआरटी रिवीजन भी आज अपलोड करूंगा मैं, ठीक है, वो भी आज ही अपलोड करूंगा, तो वहां से आप एनसीईआरटी मिक्स करके देख सकते हो। चलिए आगे फटाफट से, चलो मैं आपको स्टार्च ग्रेन वाला बताने जा रहा हूं, वो देख लो आप फटाफट से, ठीक है। स्टार्च ग्रेन वाला देख लो, जो प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है, ठीक है। हम लिख रहे हैं अनदर एग्जांपल ऑफ, आज के लिए पढ़ रहे हैं सबसे पहले अनदर एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी, ध्यान से देखते हुए चलो, अनदर एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी, ठीक है, क्लियर, ध्यान से देखते हुए चलो बेटा। प्लियोट्रॉपी का एक और एग्जांपल है जो हम लोग कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा फोकस करोगे आप मेरे साथ, मेरी बात सुनोगे मैं क्या कह रहा हूं। देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है, एक एनसीईआरटी में शायद पेज 78 पे है, आप देखना वहां दे रखा है जहां पर मल्टीपल एलील लिखा है ना, वहीं पर लिखा हुआ है। एक बार देखते हैं क्या दे रखा है। देखो एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पास एक जीन बी होती है, एक क्या होती है, जीन बी। वो क्या करती है, इन पी सीड स्टार्च का ग्रेन बनाती है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके पास ये सीड है, दिस इज सीड, बहुत ध्यान से देखना, ये सीड है, इस सीड के अंदर हमारे पास ये स्टार्च के ग्रेन है, ये हमारे पास क्या है, स्टार्च के ग्रेन है, ये स्टार्च के ग्रेन है बेटा। इसकी वजह से एक कंबाइन चीज पूरा स्टार्च बनता है, तो ये स्टार्च के ग्रेन है सीड के अंदर। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक जीन बी होती है, जिसकी वजह से क्या बनता है, स्टार्च का ग्रेन बनता है। स्टार्च का क्या बनता है, ग्रेन बनता है, ये चीज समझो ध्यान से। फिर एनसीईआरटी ने बोला है स्टार्च का ग्रेन का मतलब होता है स्टार्च के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, जो मिलकर फिर एक बड़ा स्टार्च प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो सीड के अंदर होता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जब ये जीन कैपिटल बी फॉर्म में है, तो लार्ज ग्रेन्स बनते हैं। कैसे ग्रेन बनते हैं, लार्ज ग्रेन्स बनते हैं। तो जो स्टार्च के ग्रेन बनते हैं वो थोड़े बड़े साइज के बनते हैं, ऐसे समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझोगे तभी आएगा। फिर एनसीईआरटी कहती है कि कैपिटल बी स्मॉल बी है तो मीडियम साइज के बनते हैं। कैसे बनते हैं, मीडियम साइज के। क्या बनते हैं, मीडियम साइज के। ये हमारे पास ऐसा है, ये मीडियम साइज के बन गए। फिर हम यहां पर ये लिख रहे हैं स्मॉल बी है, ठीक है, स्मॉल बी है हमारे पास। तो अब यहां पर कैपिटल बी लार्ज ग्रेन, कैपिटल बी मीडियम साइज, और स्मॉल बी हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुत छोटे साइज के, स्मॉल साइज के, ठीक है, क्लियर। हाँ ये चीज है बेटा, ये चीज है। तो आप देख सकते हैं लार्ज ग्रेन, मीडियम साइज, छोटे साइज की, ये चीज देखी एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने कहा है कि पी प्लांट के अंदर एक जीन बी होती है जो स्टार्च के ग्रेन बनाती है। तो जब बी होगा तो बड़े साइज के बी, छोटा बी मीडियम साइज के, और स्मॉल बी करके स्मॉल साइज के बनते हैं। ये हो गया मेरे पास स्टार्च ग्रेन का साइज। अब मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं बेटा, एक चीज दिखाने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना कि आपकी एनसीईआरटी कैसे उसे लिख रही है। मान लो मैं क्रॉस ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस ड्रॉ कर रहा हूं, क्रॉस पे ध्यान रखना जो बताने वाला हूं। देखो मेरे पास ये कैपिटल बी को क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल बी से। यहां मेरे पास राउंड सीड है, इस राउंड सीड में स्टार्च के ग्रेन बड़े साइज के हैं, तो मैं लिख रहा हूं लार्ज साइज के ग्रेन है, और जो सीड का शेप है वो राउंड है, राउंड शेप का सीड है ना, ग्रेन बड़े साइज के हैं। दूसरा ये वाला सीड रिंकल्ड है, इसको उससे कंफ्यूज मत करना, कैपिटल आर वो हमने अलग सिंबल लिया था। अभी एक अलग टॉपिक की फॉर्म में समझो कि स्मॉल बी में रिंकल्ड सीड है, और ग्रेन जो बन रहे हैं वो छोटे साइज के बन रहे हैं, स्मॉल साइज के। अब मैंने क्या किया, इसकी सेल्फ इसको लिखा कैपिटल बी स्मॉल बी, सीड तो राउंड आया लेकिन छोटा राउंड आया, स्मॉल राउंड आया, या हम लोग राउंड ही लिख देते हैं यहां पर। देखो ठीक है, राउंड आ गया सीड यहां पर, ठीक है, क्लियर। हमारे पास क्या आ गया, मान लो ये लिख देते हमने, राउंड लिख दिया। फिर मैंने क्या करी, इसकी सेल्फिंग करी, तो सेल्फिंग करी तो कुछ ऐसा आएगा, आपको पता है, यहां गैमेट लिखूंगा, तो यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी। मेरी बात समझना ध्यान से, मेरे पास 3 सीड मान लो राउंड आ रहे हैं, एक सीड मेरे पास रिंकल्ड आ रहा है,
तो मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि मेरे पास जीन बी दो चीजें कंट्रोल कर रही है। मेरी बात समझना ध्यान से, ये चीज बच्चे को समझ नहीं आती है कि यहां पे हो क्या रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो ध्यान से हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं बेटा कि हमारे पास जो जीन बी है वो पी प्लांट में स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस कंट्रोल करती है। ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है। प्लियोट्रॉपी का कोई चीज कब एग्जांपल होती है, जब जीन ए को एक से ज्यादा फिनोटाइपिक इफेक्ट कंट्रोल करे। तो हमने बोला कि जीन बी दो इफेक्ट कंट्रोल करती है, पहला स्टार्च ग्रेन का साइज, दूसरा सीड की शेप। समझो ध्यान से, तो जीन बी जो है, जीन बी कंट्रोल करती है क्या, कंट्रोल स्टार्च ग्रेन का साइज, स्टार्च ग्रेन का साइज और मेरे पास सीड की शेप, दो चीजें कंट्रोल करती है। समझ लो इस बात को, इसीलिए ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है। अगर आप आगे वाले में देखेंगे कि मेरे पास सीड की शेप आ रही है, किसमें, डोमिनेंस दिखा रहा है, ये चीज डोमिनेंस है 3:1 में। और मेरे पास अगर आप ध्यान से देखो कैपिटल बी ध्यान से सुनेंगे बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये अगर मैं स्टार्च ग्रेन के लिए लिखूं तो ये इनकंप्लीट डोमिनेंस है। ये क्या है, इनकंप्लीट डोमिनेंस है। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं कैरेक्टर कंसीडर करूं सीड की शेप, तो ये डोमिनेंस है, क्योंकि 3 राउंड आ रहे हैं और एक मेरे पास रिंकल आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको किस नजरिए से देखूं, मैं कहूं कि सीड की क्या देखनी है मुझे, स्टार्च ग्रेन का साइज देखना है, स्टार्च ग्रेन का साइज देखना है, तो ये इनकंप्लीट डोमिनेंस है। इसका मतलब जो जीन बी है वो दो चीजें कंट्रोल कर रही है, दो फिनोटाइप, एक वो डोमिनेंस कंट्रोल कर रही है, सॉरी एक वो डोमिनेंस कंट्रोल कर रही है, दूसरा वो इनकंप्लीट डोमिनेंस कंट्रोल कर रही है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास ये वाला मीडियम साइज के ग्रेन बना रहा था, तो हम यहां पे ये कह रहे हैं, जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा ध्यान से सुनेंगे। जीन बी नाम से एक जीन होती है किसमें, पी प्लांट में। वो जीन क्या करती है, दो कैरेक्टर कंट्रोल करती है, एक स्टार्च के ग्रेन का साइज और सीड की शेप। स्टार्च के ग्रेन लार्ज, मीडियम, छोटे होते हैं, सीड का शेप या तो राउंड या रिंकल्ड, तो राउंड और रिंकल्ड होना डोमिनेंस है, और वो जो लार्ज, मीडियम और छोटा होना इनकंप्लीट डोमिनेंस है। क्लियर ये बात? तो ये चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए बेटा, ये चीज बिल्कुल आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि प्लियोट्रॉपी का ये कैसे एग्जांपल है। बताओ, समझ आया? जल्दी बताओ। डीबी मंडल, रहने भाई, कुछ ना होने कैसे, कुछ लिख मत यहां पे। क्या नहीं समझ आ रहा रोहित सिंह, पुराना रिवाइज किया? प्लियोट्रॉपी की डेफिनेशन बता। प्लियोट्रॉपी इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन जहां एक जीन का एक से ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, एनसीईआरटी अपने पास रखो सब लोग, सबके पास अपने टेबल पे एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों से बेटा, आप लोग अगर खुद से एफर्ट नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा बेटा फायदा नहीं होता है ऐसे। हम अगर क्लास में इस तरीके से आए कि पिछला कुछ भी रिवाइज नहीं करके आएंगे तो दिक्कत होगी। मैं आप लोगों से एक चीज बोल देता हूं, आप में से जो बच्चे फील करते हैं कि हमें कम समझ में आता है, बस मेरे कहने से एक चीज कर लो, आपकी क्लास 7 बजे स्टार्ट होती है, 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले लास्ट क्लास का एक बार पलट के देखा करो। अगर आप उसकी डेफिनेशन पर पढ़ लोगे ध्यान से, वो आपने करना है। और जैसे ही आपकी क्लास में खत्म करता हूं, मान लो 8:30 बजे 8:40 पे 5-7 मिनट पुराना देख लिया करो जो मैंने क्लास में कराया। कैसे देखोगे आप, कैसे देख सकते हो बेटा, आपने रफ्ता कुछ लिखा वो देख लो या रिटन से, तो आपको समझ आ जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से देख लो। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा, ऐसा नहीं है टू मच कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, टफेस्ट कुछ नहीं होता। ठीक ठीक चलो एक बार फिर देख लेते हैं। देखो, हमने प्लियोट्रॉपी के दो एग्जांपल बताए, एक पीकेयू और एक स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस। जरा एक बार ध्यान से देखो, फिर से नजर मारते हैं एक बार, जिनको थोड़ी भी दिक्कत हुई वो समझो ध्यान से, फिर से देख लो बेटा, कोई बात नहीं, मैं आप सबको पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं, ऐसा नहीं है, हम लोग आपको एक्स्ट्रा टाइम पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो देखो, ये सीड है, मान लो ये सीड ऐसे राउंड है, इस सीड के अंदर स्टार्च के ग्रेन होते हैं ऐसे। तो अगर ये इसका जीनोटाइप कैपिटल बी है तो स्टार्च के ग्रेन बड़े हैं। अब ये सीड भी राउंड ही है, लेकिन इसमें जो स्टार्च के ग्रेन है थोड़े छोटे हैं, मीडियम साइज के। और फिर मैंने क्या लिखा, स्मॉल बी लिखा, उसमें सीड तो रिंकल्ड हो गया और स्टार्च के ग्रेन भी छोटे साइज के, डॉट दिखा रहे हैं, स्मॉल साइज के ग्रेन है। ये चीज पढ़ा रहा हूं बेटा, क्लियर? बच्चे ललित सिंह, आप कह रहे नए सब्सक्राइबर हैं, आप बेटा देखो एक प्लान बनाओ बैकलॉग का प्लान आपको खुद बनाना पड़ेगा। अभी करंट चैप्टर्स पढ़ो सारे सब्जेक्ट में, तभी आप कर पाओगे। करंट चैप्टर करने लोगो, फिर संडे टाइम निकाल के बैकलॉग कंप्लीट करो। ठीक है, क्लियर? ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं आपको कह रहा हूं कि एक जीन है जिसका नाम बी है, वो जीन 3 फॉर्म में मिलेगी, बी मिल सकती है, बी स्मॉल बी मिल सकती है, स्मॉल बी 3 फॉर्म में मिल सकती है ना। बी में मेरे पास स्टार्च के बड़े ग्रेन है, जिसकी वजह से सीड राउंड आ रहा है ना, और ये मीडियम साइज के हो सकते हैं और बहुत छोटे हो सकते हैं। तो स्टार्च के ग्रेन का 3 अलग अलग फिनोटाइप है ना, तो ये इनकंप्लीट डोमिनेंस हो गया। लेकिन अगर मैं सीड की शेप की बात करूं, समझो, हम ये कह रहे हैं कि जीन भी दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है। एक सीड की शेप, सीड के अंदर स्टार्च ग्रेन होते हैं, स्टार्च ग्रेन का साइज दोस्त के अंदर है, बड़ा होगा कैपिटल बी में, मीडियम साइज होगा कैपिटल बी स्मॉल बी में, छोटे साइज का होगा स्मॉल बी में। कैपिटल बी राउंड है और कैपिटल बी स्मॉल बी राउंड है, तो हम 3:1 की रेशियो किस चीज को लेकर कहेंगे, सीड की शेप को लेकर, और हम इनकंप्लीट डोमिनेंस बोलेंगे स्टार्च ग्रेन को लेकर। तो अगर एक ही जीन से दो अलग अलग कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं, डोमिनेंस और इनकंप्लीट डोमिनेंस, इसलिए वो प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल। पहले अपने दिमाग में प्लियोट्रॉपी बिठाओ। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है एक जीन का एक से ज्यादा फिनोटाइपिक इफेक्ट। मेंडल ने कहा था एक जीन का एक ही फिनोटाइपिक इफेक्ट होता है, अगर एक जीन का एक से ज्यादा फिनोटाइपिक इफेक्ट होगा तो उसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। तो हमारे पास एक जीन है जिसका नाम बी है, कैपिटल बी रख देते हैं, उसकी हम फॉर्म रख लेते हैं, स्मॉल बी होती है उसकी एलील। तो जब कैपिटल बी होगा तो बड़े साइज के स्टार्च ग्रेन बनेंगे, राउंड सीड बनेगा। जब कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तो छोटे छोटे साइज के स्टार्च ग्रेन बनेंगे, मीडियम साइज के, और फिर उससे छोटा होगा तो स्मॉल बी आएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको स्टार्च ग्रेन को लेकर कि भाई 3 डाउन आएंगे, एक रिंकल आएगा। F2 की बात कर रहा हूं, F2 जिसमें 4 बॉक्स आते हैं, और उसी F2 में स्टार्च ग्रेन की अगर मैं बात करूं, देखो मैं 2 अलग अलग बॉक्स बना दूं आपके लिए। एक बॉक्स ये बना दूं, मान लो अगर मैं एक बॉक्स ये बना दूं बेटा, देखो एक बॉक्स ये बना दूं जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे करके लिख रहा हूं, देखो बेटा इस तरीके से लिखा हूं। तो ये राउंड सीड है, इसका भी राउंड सीड है, इसका भी क्या है, राउंड सीड है, और ये रिंकल है। तो ये 3:1 की रेशियो, ये डोमिनेंस है। ये किस कैरेक्टर के लिए बात कर रहे हैं, सीड शेप के लिए। और अगर मैं किसके लिए बात कर रहा हूं बेटा, देखो फिर लिख देते हैं यहां पर बड़े साइज के ग्रेन आ गए, लार्ज ग्रेन है ना, यहां पे लार्ज ग्रेन लिख दिए, यहां पर मीडियम, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां भी मीडियम, और यहां क्या आ गए, स्मॉल आ गए, ग्रेन की बात हो रही है। तो ये इनकंप्लीट डोमिनेंस हो गया। तो इसका मतलब एक ही जीन दो चीजें कंट्रोल कर रही है, डोमिनेंस और इनकंप्लीट डोमिनेंस। यहां तक समझ में आ रहा है? चिराग ये चैप्टर कभी समझ नहीं आएगा अगर हिम्मत नहीं करेगा। मैं पहले बता रहा हूं, जेनेटिक्स इज वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर इन क्लास 12। बच्चे परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वो लिंक नहीं कर पाते। अगर तुझे लिंकेज नहीं बन रही है तो फिर दोबारा से स्टार्ट कर इसको देखना। मैं बार-बार बोल रहा हूं बेटा, ये मुश्किल, मैं इसलिए स्लो भी पढ़ा रहा हूं इसे। आप अगर बहुत चीज देखेंगे आपके एनसीईआरटी से कराया, जैसे आपको आज क्या करना है, आपको जो एनसीईआरटी का लेक्चर अपलोड होगा, इसका आज एक लेक्चर और अपलोड होगा एनसीईआरटी का लेके, उसको भी देखना आपने, कल का टाइम लेके, संडे का टाइम लेके। तो एनसीईआरटी का लेक्चर देखो, फिर जितने आज में कंप्लीट होंगे इनको भी आपने देखना है कि ये कहीं से कम ना रह जाए आपके पास, क्योंकि पार्ट 1 में आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। पार्ट 1 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 3 थोड़ा स्टेबल सा रहता है। तो 1 को आपको बैठेगा तभी 2 3 समझ आएगा। मैं पहले बता रहा हूं, क्लियर? कोई ट्रूमेन नहीं पढ़नी बेटा, बुक नहीं पढ़नी कोई भी। इनकंप्लीट डोमिनेंस है स्टार्च ग्रेन को लेके, सीड की शेप को लेकर क्या है,
हाँ, सी जीन भी 2 कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, पढ़ के देखो ना साथ के साथ। ठीक है, अंकित पांडे 360 की बात कर रहा है बेटा, 310 भी नहीं आने के तेरे। जो बच्चे मेरे से ये पूछते हैं बेटा कि क्या मेरे 360 आ सकते हैं, पड़ेगा नहीं, क्या खाने की दवाई है, टैबलेट है, टैबलेट दे दूं मैं 360 की। बताओ, तुम्हें आना भी तो चाहिए उसके लायक। पूछ रहे एनसीईआरटी से 360 आ सकते हैं क्या? बेटा बात ये नहीं है कि 360 आ सकते हैं कि नहीं, आपके मान लो 350 आ रहे हैं और आपके सिलेक्शन ही ना हो 350 नंबर उस साल, सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये तो गलत ही सवाल हो गया ना, क्या एनसीईआरटी से 300 मान लो मैं कहता हूं नहीं आ सकते तो कितनी बुक पढ़ सकता है? 500 है टाइम इतना, ये तो बता। सोच तो सही बेटा, आप लोग सोचते नहीं कितनी बुक्स पढ़ सकते हो, 5000 बुक पढ़ लोगे, इतना समय? जोड़ो कितने चैप्टर है तुम्हारे पास, पता नहीं तुमको ना सकते जोड़े। 11 12 मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 100 चैप्टर है, कितने दिन अगले ये वाला नीट निकाल के अगले वाले नीट पे चले जाते हैं। मान लेते चलो यहां से साल भर है, साल भर से ज्यादा मान लेते हैं, चलो हम लिख लेते हैं 400 दिन है। तुम एक दिन में मतलब 400 दिन और 100 चैप्टर है, क्या 4 दिन में क्वेश्चंस के साथ एक एक चैप्टर खत्म होगा तुम्हारा? तुमने उसके 500 क्वेश्चन लगा लिए, पूरा चैप्टर खत्म हो गया एक दिन में, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? पढ़ाई करोगे तभी तो होगा। समझो ध्यान से, आपको आपको बातें समझनी है बेटा, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। बहुत ज्यादा सोर्सेस के चक्कर में कुछ नहीं होता है, हमने देखा है ऐसा। हाँ, आप सिंपल सी चीजें आप कॉम्प्लिकेटेड करते हो। ठीक है, कॉम्प्लिकेट मत करो। चलो आगे कर रहे बेटा, यहां तक आपको आना चाहिए। जिसको नहीं आया बोलो जल्दी से कराते हैं। क्या मैं वही पूछ रहा हूं कि आप में से कितने बच्चे 3 से 4 दिन में एक चैप्टर सारे क्वेश्चंस के साथ पूरा अच्छे से याद कर रहे हैं? कर रहा है कोई? फिर कैसी बात कर रहे हो बेटा? आपको मेहनत की जरूरत है ना सबको। गाइड कर रहा हूं ना, बोल तो रहा हूं 12th का सिलेबस अच्छे से पढ़ो और साथ के साथ थोड़ा थोड़ा 11 करना स्टार्ट करो, बस यही तो गाइडेंस है। आप 12th भी तो नहीं कर रहे हो अच्छे से, कैसे होगा? हाँ, यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। आपको बच्चे अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। ऐसा नहीं कि आप मेरे से ये पूछोगे क्या सर मैं एम्स दिल्ली जा सकता हूं, भाई चला जा, मैं मना कर रहा हूं, घूम के आ जा वहां से। ऐसे थोड़ी होता है, पढ़ाई से नहीं कहते हैं बेटा। पढ़ाई टारगेट ऐसी नहीं होती मेरे को एम्स दिल्ली पहुंचना, आप मेहनत कितनी कर लो, रास्ता देखो ना उसका कैसे जा रहा है। मेहनत आप कितनी बुक्स ज्यादा पढ़ना चाहते हो कि उसी को परफेक्शन आना है। जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको बार बार समझो, उसमें परफेक्शन लाओ। ठीक है बेटा, ट्रुथ हमेशा ऐसा ही होता है ना, थोड़ा खट्टा सा होता है, टेस्ट बड भी खट्टा लगता है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट है पूछो, जल्दी आगे चल रहे हैं, जल्दी। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि छोटे छोटे पैकेट्स में टारगेट बनाते हैं। टारगेट्स आर लाइक क्वांटा, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उन पैकेट्स को लेकर आगे बढ़ना होता है। फिर हमें दूर दिखता टारगेट कि हां यहां पहुंचना है, जब पास पहुंचते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको पहले से टारगेट दूर दिख रहा था यहां पहुंचना है, ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ पे चलो, पूरी मेहनत करो, आप टॉप चैप्टर अच्छे से करो, ये सारी चीजें करनी है। कि आप सारे असाइनमेंट डीपीपी बनाओ, सारे नोट्स याद करो, एनसीईआरटी की 3 रीडिंग कर रहे हो, नहीं आ रहा 4 करो, 5 करो। कोई में से बच्चा कहता है सर 6 रीडिंग करी नहीं आई, तो 7 करना भाई, मैंने क्या मना किया, कर तो सही, 8 कर ले, जितनी करेगा उतना फायदा होगा। समझो इस चीज को, तो आपको पूरा अपने आप को झोंक देना, तभी होगा बेटा सिलेक्शन। क्लियर? हाँ चलिए आगे जा रहे हैं बेटा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस नहीं है बेटा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइज मीडियम है, मीडियम ना लार्ज के बराबर है ना स्मॉल के बराबर है। ठीक है, ये कह रहा है एनसीईआरटी के बाहर गया तो बेटा मैं क्या कहूं बता। मैं तेरे को टेक्स्ट बुक पढ़ा सकता हूं, मान ले अगर आपसे किसी कंट्री की राजधानी आ जाए आपके एग्जाम में, मैं आपको बताता हूं 2011 का सॉरी क्या नाम है 2016-17 के पेपर में एक वो होता है हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है क्लाइमेट चेंज पे, उसके जगह पूछ ली थी कि साउथ अफ्रीका 2 साल लगातार पूछी, तो कौन पढ़ के जाता है कि किस मतलब नवंबर में यूनाइटेड नेशन कौन सी कॉन्फ्रेंस कराता है, ये कौन पढ़ के जाता है? उस साल आ गई तो सबने पढ़ ली 2 साल तक, अब वो आती नहीं है, 3 साल लगातार 2-3 साल लगातार आया। तो आप ये भी तो समझो कि जो बाहर से आएगा वो कितने बच्चे बना के आ रहे हैं, आप बना के आ रहे हो, वो दूसरा नहीं बना, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। जो बायो एनसीईआरटी से है जिसके 85 क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां से, क्या आप वो बना पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी भी नहीं समझ रहे हो तो बेटा 1 साल बाद समझ जाओगे, 2 साल समझ जरूर जाओगे मेरी बातें। ठीक है, क्लियर? हाँ बिल्कुल सही है बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। स्किन कलर बेटा, ब्लड ग्रुप प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल नहीं है, है ना? ठीक है, ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा और डोमिनेंस होगा, एनसीईआरटी चेक करो मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, बिल्कुल आपको अपनी स्ट्रेंथ पे मेहनत करनी है, बस मैं इतनी बात जानता हूं, इससे ज्यादा नहीं पूछो मेरे से, क्योंकि मैं देखता हूं बेटा रिजल्ट्स कैसे बनते हैं, हमने देखे बच्चों के रिजल्ट्स। अब आ जाओ जरा हम लोग 2 जीन लोकाई का इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब आगे मुझे आप एकदम म्यूट कर लो और सुनो मेरी बातें ध्यान से। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या आना चाहिए आपको? आपको 1 जीन लोकाई का इंटरेक्शन आ जाना चाहिए था, जो मैंने करा दिया। ठीक है, आपको सबके एग्जांपल्स याद करने हैं। उसके बाद हम 2 जीन लोकाई का बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन का बता रहे हैं बेटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चों ने कहा प्लीज बिल्कुल पढ़ा बेटा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट। आप सुनो ध्यान से, हमने 1 जीन लोकाई का इंटरेक्शन पढ़ लिया, अब हम 2 जीन लोकाई के इंटरेक्शन पे आ रहे हैं। 2 जीन लोकाई के इंटरेक्शन का मतलब क्या है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। 2 जीन लोकाई का इंटरेक्शन, ठीक है, कैसे पढ़ रहे हैं उसको एक बार देखते हैं जरा फटाफट से। देखो, हाँ देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं जीन इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग 2 जीन लोकाई। एक डायग्राम देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मान लो ये एक सेल है और एक कोशिका, जो भी बोलो आप, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर हमारे पास ये क्रोमोसोम है, हमारे पास क्या है, ये क्रोमोसोम है सेल के अंदर, ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है। ठीक है, यहां हम कैपिटल ए लिख रहे हैं, यहां स्मॉल ए लिख रहे हैं, यहां कैपिटल बी लिख रहे हैं, स्मॉल बी लिख रहे हैं। अगर आपको पता हो ये मान लो न्यूक्लियस है, दिस प्लेस इज न्यूक्लियस, बिल्कुल पढ़ो ध्यान से। अब दिस प्लेस इज न्यूक्लियस जो हमने बना दिया। अब ध्यान से सुनना, देखो आपने पढ़ा था कि अभी कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, मतलब विद इन जीन लोकाई का इंटरेक्शन था। अभी हम कैसा इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं? इंटरेक्शन का मतलब होता है कि इसकी मान लो प्रोटीन बने, इसकी प्रोटीन बने और इसकी प्रोटीन बने, ये इंटरेक्ट कर जाए, तो हम इसे कह रहे हैं इंटरेक्शन बिटवीन 2 जीन लोकाई। तो अलग अलग क्रोमोसोम की जो जीन है या एक ही क्रोमोसोम पे, मान लो ये भी यहां भी हो सकती थी, तो हम सिंपल ये कह रहे हैं बेटा, हम सिंपल ये कह रहे हैं कि हम 2 जीन लोकाई के बीच का इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, 2 जीन लोकाई के बीच का। हमने क्या पढ़ना है ध्यान से समझना। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जो मल्टीपल एलील था उसमें 1 जीन लोकाई इन्वॉल्व थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, को डोमिनेंस में, इन सब में एक ही जीन लोकाई इन्वॉल्व थी। कुछ ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर 2 जीन लोकाई इन्वॉल्व होती है, जिसे आप डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हो। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में कौन कौन से इंटरेक्शन है उनके नाम पढ़ेंगे। सबसे पहला इंटरेक्शन क्या होता है, जो मेंडल के अकॉर्डिंग था, क्योंकि हमने ये भी बोला था कि जब हम 1 जीन लोकाई की बात कर रहे हैं तो मेंडल के अकॉर्डिंग जो था वो डोमिनेंस था, बाकी सारे मेंडल की बात से अलग जा रहे थे, रेशियोज अलग आ रही थी। यहां भी क्या कुछ ऐसा है जो मेंडल के अकॉर्डिंग है, ये सोचो जरा, कुछ ऐसा है जो मेंडल के अकॉर्डिंग बिल्कुल है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहला इंटरेक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे ये सब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। फिर कुछ और इंटरेक्शंस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, ये नाम याद करो, अभी सिर्फ नाम याद करने हैं, आपने समझना ये सारे इंटरेक्शन कौन से हैं, 2 जीन लोकाई वाले हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, कोडोमिनेंस, सॉरी कोडोमिनेंस कह रहा हूं मैं, एपिस्टेटिस, ये सब में क्या इन्वॉल्व है बेटा, एक से ज्यादा जीन लोकाई इन्वॉल्व है।
अब मुझे एक चीज बताओ, याद करके सोच के बताओ, जब हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो उसकी F2 की रेशियो क्या आई थी? 9:3:3:1। वो कौन सी रेशियो थी? फिनोटाइपिक। मैं रिपीट कर रहा हूं, अब मैं इसके साथ इंटरेक्शन पढ़ रहा हूं, तो उसमें सबसे पहला इंटरेक्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल के अकॉर्डिंग है, मेंडल के अकॉर्डिंग। बाकी सारे ये मेंडल के लॉ के खिलाफ है, जिसे हम डेविएशन कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डेविएशंस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेविएशंस बोलते हैं। क्लियर है? ध्यान से सुनो बेटा, डेविएशंस बोलते हैं। तो हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में अभी। पहले मैं सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता रहा हूं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ही F2 में रेशियो 9:3:3:1 आती है। इसका मतलब इन सब में F2 में रेशियो 9:3:1 नहीं आएगी। मतलब जैसे हमने कहा था कि भाई डोमिनेंस में रेशियो 3:1 आती है, वो डोमिनेंस मेंडल के अकॉर्डिंग है, जो सिंगल जीन लोकाई इन्वॉल्व करता है। मैं रिपीट करता हूं, डोमिनेंस में रेशियो 3:1 आती थी F2 की, क्योंकि वो सिंगल जीन लोकाई इन्वॉल्व करता था। ऐसे ही जब मैं डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूं, जिसमें दो जीन लोकाई इन्वॉल्व है, वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल का थर्ड लॉ है, उसकी वजह से F2 की फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 आती है। लेकिन ये कुछ ऐसे इंटरेक्शन मुझे देखने को मिले नेचर में जो 9:3:1 नहीं आने देते, उनके नाम है और उनके बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर? तो पहले मैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ समझाऊंगा, फिर उसके बाद इनके बारे में पढ़ेंगे। बताओ, जल्दी से समझ आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, आगे करें क्या पढ़ने वाले, ये पता चल रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा रहा हूं सबसे पहले, ठीक है बेटा? डेविएशन का मतलब होता है दूर जाना मेंडल से। ठीक है, एक थोड़ा सा पानी पी ले। सुनो ध्यान से बेटा, आप में से बहुत सारे ध्यान से देखो। हाँ, ध्यान से देखो, ये क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता रहा हूं, क्योंकि मैं डायहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व करता हूं। डायहाइब्रिड क्रॉस इज एन एग्जांपल ऑफ टू जीन लोकाई का इंटरेक्शन। क्लियर? ठीक है? हाँ, ठीक है, चलिए ध्यान से देखें बेटा। हर्ष कुमार, अगर एनसीईआरटी नहीं समझ में आई बेटा, आप एनसीईआरटी का एक लेक्चर डालते हैं जिसमें एनसीईआरटी मैंने रीड की है प्रॉपर्ली, आप उसको देखें, आप देखो कितना उसमें समझ आ रहा है। ठीक है ना? एंजाइम फंक्शनल वाला भी कर रहा हूं बेटा अभी। बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस एन एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन लोकाई। बेटा जितना सोचते हैं उतना हो नहीं पाता, पर ये तो सबके साथ है ना, तो कम से कम आप कोशिश तो कर रहे हो, ये जरूरी है। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब जरा फटाफट से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखो, फिर बात करेंगे। देखो जरा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब देखो, पहले समझने की कोशिश करना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं समझोगे तो फिर आएगा भी नहीं बेटा। ये बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, है ना? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है? क्लियर? एपिसाइटिस वगैरह पढ़ाऊंगा बेटा, अभी तो सिर्फ नाम लिखे, मैंने भी पाया नहीं कुछ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब समझो। देखो हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा। मेरे पास मैंने ये क्रोमोसोम बना रखा है, ध्यान से देखना। ये एक क्रोमोसोम बना रखा है ऐसे, और एक क्रोमोसोम ये बना रखा है। मैं एक बार इसको दिखा देता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्रोमोसोम ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक क्रोमोसोम पेयर ऐसे बना रहा हूं, इस तरीके से। ये क्रोमोसोम पेयर है बेटा। ये कब लगा हुआ है? एनाफेज 1 में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? एनाफेज 1 में। मियोसिस हो रही है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब समझना, मियोसिस हो रही है। मियोसिस 1 में, एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 किसमें होता है? मियोसिस 1 का फेज है। उसमें क्या होता है, मान लो मैंने यहां पर कैपिटल ए जीन लिखी है, यहां पे स्मॉल ए लिखी है, तो आपको यह समझना है कि मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम के पेयर में से, जैसे ये जोड़ा है, इस जोड़े में से एक क्रोमोसोम ऊपर ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है। ये क्रोमोसोम अलग होते हैं, आप समझना ध्यान से। मियोसिस 1 जो एनाफेज होता है, एनाफेज 1 होती है मियोसिस 1 में, वहां पर क्या होता है, क्रोमोसोम का जोड़ा अलग होता है। ठीक है, ऐसे जोड़ा अलग होता है। जिसने सेल साइकिल देख लिया उसको समझ आएगा बहुत आसानी से। बाकी भी कोशिश करना, देख लेना याद से, नहीं तो बेटा डायरेक्ट समझो तो भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अब समझना मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। आयुष कुमार, तुम्हें क्लास से निकाल देंगे, तुमने दोबारा लिखा कि रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं हुआ है ना। हाँ, अगर आप दोबारा लिखोगे तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो जो पढ़ा रहा हूं मैं, चुटकुले सुना रहा हूं। पढ़ तो सही भाई, एक बार देख तो सही क्या कर रहा हूं, देख पहले। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? मतलब तुम इतने चिंतित हो, पता नहीं क्यों, मेरे को कराने दो ना, करा रहा हूं। जो पहले पढ़ा रहा हूं उसको पढ़। रेसिप्रोकल क्रॉस मुझे खोज के लाके प्रीवियस ईयर में कौन से उसमें आया था। इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस बात को लेकर होता है कि हम उसे कब पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने दो, ध्यान से सुनो बस। देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, होता क्या है बेटा, मेरे पास जब गैमेट बनते हैं ना, तो जो क्रोमोसोम का जोड़ा होता है वो अलग हो जाता है, उसमें पेयर अलग होते हैं गैमेट बनते वक्त। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये जोड़ा अलग होता है ऐसे। तो कैपिटल ए ऊपर जाता है, स्मॉल ए नीचे जाता है। ऐसे ही कैपिटल बी ऊपर जाता है, स्मॉल बी नीचे जाता है। देखो कैसे है, मान लो ये क्रोमोसोम का जोड़ा ऐसे लगा हुआ है, इस वाले पर कैपिटल ए जी ने, यहाँ पे स्मॉल ए, इससे एक धागा स्पिंडल फाइबर ऊपर गया हुआ है, इस वाले से धागा नीचे गया हुआ है। फिर देखो मेरे पास ये क्रोमोसोम का पेयर है, जैसे कि ये वाला पेयर है, इस वाले से एक धागा ऊपर गया हुआ है, इस वाले से मान लो थ्रेड स्पिंडल फाइबर नीचे गया हुआ है। एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि ये सेग्रीगेट होते हैं, बट सेग्रीगेशन ये दोनों में से एक नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है मियोसिस 1 में। मतलब क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं ऐसे, देख लो जोड़ा है, इनमें से एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, इसे सेग्रीगेशन कह रहे हैं। ये मियोसिस 1 में होती है। एनसीईआरटी कहती है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, इसका अलग होना, इस जोड़े का अलग होना, इस जोड़े के अलग होने पे डिपेंड नहीं करता। समझो ध्यान से, व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, पंचायती पढ़ोगे, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, मतलब ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इन दोनों में से कौन ऊपर और कौन नीचे जा रहा है। मतलब क्या हुआ समझो, जैसे हमारे पास क्या होता है, जब मियोसिस होती है ना, तो 23 जोड़े क्रोमोसोम है, एक जोड़ा ये लगा हुआ है जिसमें से एक ऊपर नीचे जा सकता है, उसके जस्ट पीछे एक जोड़ा और है, फिर एक हो सकता है पेयर आगे इधर है। तो ऐसे पेयर्स लगे हुए हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि इनमें ये जो पेयर है, जिस पेयर में से मान लो ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, इसके पीछे एक और पेयर है, उनमें से कोई ऊपर नीचे जा सकता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सेग्रीगेशन ऑफ दिस पेयर इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ दिस पेयर। और इन क्रोमोसोम के ऊपर फैक्टर भी तो लगे हुए हैं। तो मेंडल को उस वक्त क्रोमोसोम नहीं पता थे, तो मेंडल कहता था कि सेग्रीगेशन ऑफ दिस पेयर ऑफ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ दिस पेयर ऑफ फैक्टर। इससे क्या होगा, कैपिटल ए के साथ ऊपर कैपिटल बी भी जा सकता है। समझो ध्यान से, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा, फिर से समझोगे, हमारे पास मियोसिस 1 होती है, एनाफेज 1, वहां पर क्या होता है, ऐसे क्रोमोसोम 23 जोड़े में 1 2 3 ऐसे जोड़े में लगे रहते हैं। आप सोचो, इस जोड़े में से ये ऊपर नीचे जा रहे हैं क्रोमोसोम ऐसे, तो ये ऊपर गया, अगले जोड़े में से कौन ऊपर जाएगा ये रैंडम होता है। तो इसका अलग होना इसके अलग होने पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कैपिटल ए के साथ ऊपर कैपिटल बी आएगा कि स्मॉल बी आएगा, ये बात डिपेंड नहीं करती। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि मेंडल को क्रोमोसोम तो पता नहीं थे, तो उसने फैक्टर के जोड़े बोले। उसने बोला कि कैपिटल ए स्मॉल ए, मान लो ये किस पर कैपिटल ए, इसमें स्मॉल ए है, तो कैपिटल ए ऊपर गया, स्मॉल ए नीचे गया, अगले
जोड़े में कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो ऊपर गया कैपिटल बी स्मॉल बी नीचे गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल ए ऊपर जाए तो उसके साथ इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। इसीलिए जब हम गैमेट बनाते हैं तो कैपिटल ए के साथ हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल बी और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी तो लिखते हैं। जब आप इसके गैमेट बनाओगे, देखो ये इंडिविजुअल को आप ऐसे लिखोगे, ये देख लो ऐसे लिखोगे, तो आप कहोगे कि कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है ऊपर, या कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है। तो हम ऐसे पॉसिबिलिटी लिखते हैं, ऐसे स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, तभी तो हमारे पास 4 टाइप के गैमेट्स बनते हैं। तो किसी भी डायहाइब्रिड क्रॉस में 4 टाइप के गैमेट क्यों बनते हैं, क्योंकि एक पेयर की सेग्रीगेशन दूसरे पेयर की सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करती। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम तो क्रोमोसोम के थ्रू बता रहे हैं, पर मेंडल को तो क्रोमोसोम नहीं पता था, उसे फैक्टर के जोड़े पता थे। तो उसने बोला कि इस पेयर का कैपिटल ए स्मॉल ए में से कौन ऊपर नीचे जा रहा है, ये नहीं डिपेंड करता इसके ऊपर कैपिटल बी और स्मॉल बी के ऊपर। तो एनसीईआरटी की लाइन फोटो पे तो लिखा हुआ है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ another pair of factor, another pair of factor। एक पेयर ऑफ फैक्टर का सेग्रीगेशन मतलब इसका अलग होना। तो इसीलिए बेटा इसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से हमारे पास 4 टाइप के गैमेट्स बन पाते हैं किसी डायहाइब्रिड कंडीशन में। नहीं तो अगर आपको मैं अगर खुद से बताऊं, ये मान लो इस कैपिटल बी को आप इसी पे लगा दो तो मजबूरी हो जाएगी कि ए हमेशा बी के साथ जाए, और स्मॉल बी को इसी क्रोमोसोम पे लगा दो तो मजबूरी हो जाएगी कि स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ जाए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने लिखी है कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर। सेग्रीगेशन का मतलब इनका अलग होना दूसरे के अलग होने पर डिपेंड नहीं करता। ये कौन से फेज में होता है, फेज 1 ऑफ मियोसिस 1। बताओ समझ आया? जल्दी जल्दी बोलो बेटा। हमद सईद पिटाई रहेगी तेरी, लिख रहा ऑफ, घर को चला जा। कार लिखे भाई, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ फैक्टर। फैक्टर लिखना था भाई, यहाँ पे फैक्टर लिखना था। चलो ये गलत है, और बाकी ठीक है। हाँ सही है। अभी भी रो रहा है यार, इतनी देर चिल्ला चिल्ला के बता क्या कर रहे हो? घर आ जाए भाई, बताओ फिर सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पेशेंस है, इतना पेशेंस है कि तुम्हें कई दिन तक पढ़ा सकते हैं, है ना? हाँ बहुत ही पेशेंस है। सुनो आप ध्यान से, यही बोल रहा बेटा कि कैपिटल ए ऊपर जा रहा है, स्मॉल ए नीचे आ रहा है, इसके साथ इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, तभी हम कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी लिख रहे हैं। क्लियर? क्या यार कैसी बात लिख रहा है? ठीक है फिर सुनो ध्यान से बेटा, जिनको नहीं आया मैं बिल्कुल आप समझो ध्यान से। आपको मैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक चीज और दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है बेटा? बिल्कुल बहुत ही पेशेंस है, आप समझो ध्यान से। मान लो एक जोड़ा है क्रोमोसोम का, ऐसे एक जोड़ा ये है, इसी के साथ एक और ये पेयर है, एक ये पेयर है। अब देखो मान लो हमने यहां पर कैपिटल ए जीन लिख दिया, यहां स्मॉल ए है, यहां कैपिटल बी है, यहां स्मॉल बी है, तो यहां मेरे पास स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं ऐसे, ये इसको ऊपर नीचे ले जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं इसकी सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन अगर ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पे होते, मतलब अगर मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं इस तरीके से, ऐसे देखो ऐसे क्रोमोसोम बना रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, एक ऐसे बनाया, ठीक है? एनसीईआरटी में कहा है बेटा, भी दिखा रहा हूं तेरे को। यहां पर कैपिटल ए होता और यहां कैपिटल बी होता, यहां स्मॉल ए होता, यहां स्मॉल बी होता, तो ये मजबूरी होती ना ए और बी हमेशा साथ ऊपर जाए और ये साथ नीचे आए। तो मेरे पास इसके गैमेट बनते सिर्फ ए बी और स्मॉल बी। इसके केस में ए के साथ बी जा सकता था, ए के साथ स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। तो यहां 4 गैमेट क्यों बने? क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं। अगर ये स्वयं क्रोमोसोम पे होते तो नहीं बनते। तो इसका मतलब यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब किसी पे निर्भर नहीं। असॉर्टमेंट का मतलब अलग होना, तो यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? ठीक है क्लियर? ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर है? सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ फैक्टर। क्लियर? अब कोई डाउट नहीं रखना यहां पर, ठीक है? अब आगे देखो बेटा, आगे देखो, नहीं किसी को इग्नोर नहीं करना, हर तरह का बच्चा हमारे साथ है और हमें उसे पढ़ाना है, ठीक है? आपको मैं दिखा देता हूं कहां है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम पढ़ चुके हैं, मिल जाएगा तो मैं दिखाता हूं आपको, शायद नहीं मिल पाएगा। इधर नहीं है बेटा, अभी मेरे पास, दिखाता हूं मैं आपको फिर भी। चलो चलो देखते हैं आगे। एक चीज और बता देता हूं बेटा, ये वाला चीज बता दूं आपको, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एनसीईआरटी में, ये आप परेशान हो, ठीक है? चलो जल्दी करें, पढ़े एक बार। आएगा दूसरी पार्टी, सभी तो अपनी पार्टी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस बता रहा हूं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद दिया हुआ है, ये वाला मैं बता देता हूं, फिर हम लोग पढ़ते हैं डेविएशन, पॉलीजेनिक वगैरह पढ़ेंगे। तो ये एक बार आपको कॉन्सेप्ट वो समझा देता हूं जो मैंने बोला था कि हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे एक बार उसका, कि कोई जीन क्यों डोमिनेंट होती है, वो चीज समझेंगे। क्लियर? चलिए बेटा फटाफट से, ठीक है? हाँ जरा एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ लेते ना। एक लाइन एनसीईआरटी में, वाई सम जीन आर डोमिनेंट, ये वाली लाइन समझा देते हैं आपको ना, ये एनसीईआरटी में आपको समझना पड़ेगा ना, ठीक है? ये वाली लाइन देख लेते हैं एक बार, ठीक है? हाँ बेटा देखो, मैं बोलता नहीं सब बातें, आप बहुत ही टाइम है ना आपके पास, ऐसी बातें करो। चलो पढ़ो इस पे, देखो मैं इस पे बात करूं। देखो हमारे पास एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ये बोला है कि यार ये कैसे डिसाइड होता है, कि इस पे फोकस करते हैं टॉपिक पे। एनसीईआरटी लिखती है कैसे डिसाइड होता है कि कोई जीन डोमिनेंट होती है और कोई जीन रिसेसिव होती है, ये डिसाइड कैसे होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनसीईआरटी कहती है डिसीजन कैसे लेते हैं हम कि कौन सी जीन डोमिनेंट होगी, ध्यान सुनिए बेटा, कौन सी जीन डोमिनेंट होगी, कौन सी रिसेसिव होगी, ठीक है? क्लियर? ध्यान सुनो बेटा, मेंडल को पता ही नहीं था क्रोमोसोम कुछ होता है। आप इस पे आओ ना, आप यहाँ पे फोकस करो। देखो हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जहां पर हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी जीन डोमिनेंट होगी और कौन सी जीन रिसेसिव होगी, ये डिसाइड कैसे होता है, ठीक है? ये कैसे डिसाइड, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जीन क्या करती है। जीन बेटा क्या होता है, डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो क्या करता है, कोड फॉर सम प्रोटीन। पहली लाइन तो ये समझो, सिंपल सिंपल समझते हुए चलना, कोड फॉर सम प्रोटीन, ठीक है? जीन क्या होती है हमारे पास, जीन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है। पहली लाइन ये समझ आनी चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको मैं ये समझाने जा रहा हूं कि कोई जीन डोमिनेंट क्यों होती है और कोई जीन रिसेसिव क्यों होती है। फिर एनसीईआरटी कहती है कि अगर मैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, तो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हमारे पास 2 कॉपीज होती हैं जीन की, 2 कॉपीज ऑफ जीन। जीन की हमारे पास क्या होती है, 2 कॉपी होती है। क्लियर? ठीक है? क्लियर? चैट मत करो बेटा प्लीज,
ठीक है, चैट मत करो, मैं मना कर रहा हूं, अब चैट नहीं करेगा कोई, सुनो सिर्फ ध्यान से। मैंने बोला है कि जीन है डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है, जीन एक डीएनए का सेगमेंट होता है जो कोड करता है किसी प्रोटीन के लिए। एनसीईआरटी कहती है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जीन की 2 कॉपी होती है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का पेयर होता है। तो मान लो यहां पर मैं कैपिटल ए लिख सकता हूं, या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इस कंडीशन को हम होमोजाइगस कहते हैं और इस वाली कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि मान लो कोई कैरेक्टर है आई कलर, तो उसकी 2 कॉपी है यहां पर, और यहां पर भी हेटेरोजाइगस है तो यहां 2 कॉपी हो सकती है। तो ये इस तरह की बात कर रहा है, क्लियर, हेटेरोजाइगस की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 कॉपी होती है किसी जीन की। जीन का मतलब यहां पर वो कैरेक्टर के लिए बात कर रहा है, किसी भी कैरेक्टर की जो जीन होती है उसकी 2 कॉपी होती है, ठीक है। वो जो कॉपी होती है, कॉपी कैन बी सिमिलर, सिमिलर का मतलब होमोजाइगस, पहले पूरी बात समझ लो, और हेटेरोजाइगस, और क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगस, क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, समझना इस बात को। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है देखो भाई मेरे पास मान लो ये क्रोमोसोम एक सिंगल मैंने दिखाया आपको, यहां पर कैपिटल ए जीन है। ये जो कैपिटल ए जीन हमारे पास है, ये जो हमारे पास कैपिटल ए जीन हमने बनाई है, ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो हमने कैपिटल ए जीन बनाई है, ये मान लो वाइल्ड टाइप है। याद है आपको वाइल्ड टाइप, याद है वाइल्ड टाइप क्या थी आपकी जो सबसे पहले बनी थी। तो हम ये कहते हैं कि कैपिटल ए जीन जो है ये मान लेते हैं एक डोमिनेंट एलील है। डोमिनेंट एलील जो हो सकता है वाइल्ड टाइप हो, और ये सबसे पहली बनी थी। अगर मैं आपको कहूं कि स्मॉल ए कैसे बनी थी, आपको याद है स्मॉल ए कैसे बनी थी, इसकी मॉडिफिकेशन से ये बनी थी। तो स्मॉल ए को मैं क्या बोल सकता हूं, म्यूटेंट, क्या बोल सकता हूं, म्यूटेंट, या इसका मैं नाम रख सकता हूं मॉडिफाइड एलील। आप याद करिए हमने कहा था कि सबसे पहले ब्लैक आई के लिए जीन आई थी, तो जो ब्लैक आई के लिए आई थी उसको हम नाम दे सकते हैं वाइल्ड टाइप, डोमिनेंट, या एक और नाम दे सकते हैं अनमॉडिफाइड एलील। क्या नाम दे सकते हैं, अनमॉडिफाइड एलील, क्योंकि ये सबसे पहले आई थी। इनकी मॉडिफिकेशन से म्यूटेंट एलील बनती है जो मॉडिफाइड होती है। तो जो मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड एलील है वो एक एंजाइम का निर्माण करती है, एंजाइम प्रोड्यूस करती है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि अनमॉडिफाइड एलील, अनमॉडिफाइड एलील वो है जो सबसे पहले बनी थी, डोमिनेंट, प्रोड्यूस एंजाइम। कैसा एंजाइम बना रही है, नॉर्मल एंजाइम बना रही है। कैसा एंजाइम बना रही है, नॉर्मल एंजाइम बना रही है, ये एंजाइम। और ये एंजाइम क्या कर रहा है, किसी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है। सबस्ट्रेट कोई भी चीज हो सकती है, उसे कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में। मतलब वो जो एंजाइम है ये कन्वर्ट कर रहा है किसको, सबस्ट्रेट को, किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये नॉर्मल एंजाइम है। तो कहानी सिर्फ इतनी है कि जो डोमिनेंट एलील होती है उसे हम अनमॉडिफाइड एलील कहते हैं, क्योंकि उसकी मॉडिफिकेशन से म्यूटेंट बनती है। डोमिनेंट एलील एक एंजाइम बनाती है जिसे मैं क्या नाम देता हूं, नॉर्मल एंजाइम। वो नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में, और उसकी वजह से नॉर्मल फिनोटाइप आ जाता है। नॉर्मल जो फिनोटाइप आना था वो आ जाता है। तो इसका मतलब आपने क्या समझा, आपने समझा कि जीन एक डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है। वो जीन क्या करती है, वो जीन अगर वो अनमॉडिफाइड है, मतलब डोमिनेंट एलील है, वो क्या करती है, एंजाइम बनाती है जो नॉर्मल एंजाइम है या फंक्शनल एंजाइम है, काम करने वाला एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, किसी भी चीज को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से कैरेक्टर दिखता है। लेकिन जो म्यूटेंट एलील है, म्यूटेंट एलील कई बार क्या होता है बेटा, इसकी मॉडिफिकेशन से जो एलील बनती है ना, वो भी नॉर्मल एंजाइम बना लेती है, होता है ऐसा। तो उस केस में फिनोटाइप पे फर्क नहीं आएगा। मैं रिपीट करूं, देखना ध्यान से। ये जो म्यूटेंट एलील है जिसे मॉडिफाइड एलील कह रहे हैं, वो क्या बना सकती है, वो भी चांसेस है कि नॉर्मल एंजाइम बना दे। ऐसा पॉसिबल है, कैन मेक नॉर्मल एंजाइम। आपको आप कहोगे यार ये भी नॉर्मल होता है कुछ केसेस में कि ये भी नॉर्मल बना दे, या मैं कह सकता हूं लेस एफिशिएंट बनाए। लेस एफिशिएंट मतलब धीरे काम करने वाला बनाए, लेकिन प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा। दूसरा ये क्या कर सकता है बेटा, ये और क्या कर सकता है, कोई एंजाइम ही ना बनाए, और क्या कर सकता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बना दे। इस केस में इसको मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नॉट फॉर्म, और उस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको हम रिसेसिव बोल देंगे। तो यहां नहीं बोल सकते रिसेसिव क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा मॉडिफिकेशन से, यहां फर्क पड़ गया। तो यहां पर कह रहा है या तो कोई एंजाइम ना बनाए या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए। उस केस में ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा और फिनोटाइप नहीं आएगा, इसलिए उसको रिसेसिव कहते हैं। क्लियर है, ये नहीं समझ आएगा फिर समझा रहा हूं मैं आपको। बताओ जल्दी से, कुछ आया, अरे कुछ आया, फिर चैट करो। शैलेश कुमार काय पढ़ रहे हो भाई, ना पढ़ो, अब छोड़ दो पढ़ाई। सबस्ट्रेट कोई भी ऐसी चीज जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। नहीं आया अंकित, और किसको नहीं आया, थोड़ा आया, एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। थोड़ा आया, एक बार एनसीईआरटी पढ़ ले फिर रिपीट करते हैं, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर रिपीट करते हैं आपके लिए, ठीक है बेटा। हर बच्चे के लिए समझना, देखिए जो बच्चा सीरियस है और समझना चाहता है उसको बिल्कुल समझाया जाएगा। ये हमने पूरी कोशिश करनी है हर बच्चों के लिए, समय बढ़ा के पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, पर समझाना पूरा, ठीक है। चलो एक बार कोशिश करते हैं फिर एनसीईआरटी। देखो पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं, फिर आपको देखते हैं इसको समझ आया कितना। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, पहले एक बार देख लो, फिर इसको समझाते हैं आपको फिर कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझना ध्यान से बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं, फोकस करो। देखो देखो बेटा, देखो देखो एनसीईआरटी कह रही है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, है ना। डोमिनेंस के कांसेप्ट को बताना है। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, डोमिनेंस क्या होता है, कुछ एलील डोमिनेंट क्यों होती है, एंड सम रिसेसिव, ऐसा क्यों होता है। टू टैकल दीस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को समझने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। इस सवाल को समझने के लिए हमें यह समझना है कि जीन क्या करेगी, ठीक है। क्लियर, समझो ध्यान से। एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ, आपको पता है सारी जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। अब आपको पता है हर एक जीन में कुछ इंफॉर्मेशन होती है ट्रेट को दिखाने के लिए। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हमारे पास 2 कॉपी होती है हर एक जीन की। देख लो, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। हमारे पास हर एक जीन की 2 कॉपीज होती हैं, 2 कॉपीज होती हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास होना चाहिए, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। हर एक जीन की हमारे पास 2 कॉपीज होती हैं, क्लियर है। एज अ पेयर ऑफ एलील, नाउ दीस 2 एलील्स, समझो ध्यान से। हमने कहा कि हर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हमारे पास 2 कॉपीज होती हैं हर एक जीन की। अगर हम कहते हैं कि नाउ दीस 2 एलील्स नीड नॉट बी आइडेंटिकल, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जीन कैपिटल टी हो, एक कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकती है, ये लिखा है, नॉट बी आइडेंटिकल एज इन हेटेरोजाइगस। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंज, मतलब एक कैपिटल टी होगी, चेंज होकर स्मॉल टी आ जाएगी, ये समझ लो, ठीक है। इट हैज अंडरगोन, यू विल रीड फर्दर इन आगे। अब आगे आ जाओ, ठीक है। प्रज्वल चौरसिया, ना मानो तुम हैं, घर को भेज दें तुम्हें, क्या बार कैरी मानत ना है छोड़ा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। ध्यान से सुन लो, ध्यान से देखो बेटा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ जीन, ठीक है, ध्यान से सुनो। देयर आर 2 कॉपीज ऑफ जीन, समझो ध्यान से। द 2 एलील फॉर्म्स, लेट अस अज्यूम, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो 2 कॉपीज है,
ठीक है, दो कॉपीज है, फोकस करो बेटा, फोकस करो। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम। नॉर्मल एलील कौन है? ये कैपिटल एलील क्या बना रही है? एंजाइम बना रही है जो कैसा है? नॉर्मल है, जो किसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। ध्यान से देख लो, ठीक है। एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद में है बेटा, ठीक, ध्यान से देखो बेटा, क्लियर। अब ये देखो, देखो ध्यान से देखो, एनसीईआरटी क्या कह रही है? इन फर्स्ट केस देखो क्या होगा, देखो एनसीईआरटी कह रही है कि जो नॉर्मल एलील है वो नॉर्मल एंजाइम बना रही है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन ये वाली जो एलील है वो तीन तरह के प्रोडक्ट बना सकती है, समझना ध्यान से। ये तीन तरह के प्रोडक्ट बना सकती है। कौन कौन से? ये देखो, थ्योरेटिकली मॉडिफाइड एलील की बात कर रहा है। मॉडिफाइड एलील कौन है? ये जैसे मैंने लिखा यहां पर कैपिटल टी, कैपिटल टी ये नॉर्मल एंजाइम बना रही है, लेकिन स्मॉल टी जो है वो तीन तरह के प्रोडक्ट बना सकती है। पहला, वो नॉर्मल एंजाइम भी बना सकती है, तो इसमें नो चेंज इन फिनोटाइप। जो फिनोटाइप अनमॉडिफाइड से आएगा इसे अनमॉडिफाइड कहें, जो फिनोटाइप इससे आएगा वही फिनोटाइप इससे आता। समझ रहे हो इस बात को? ये कब आएगा? जब पहला वाला केस होगा। लेकिन ये दो केसेस लिख रहा है, एक नॉन फंक्शनल एंजाइम का मतलब काम ना करे, एंजाइम ना बनाए। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो मेरे पास स्मॉल टी है जिसे मॉडिफाइड एलील कह रहे हैं, समझ लो ध्यान से। मॉडिफाइड एलील तीन काम कर सकती है। एक, वो बिल्कुल वैसा ही एंजाइम बना दे जो मॉडिफाइड बना अनमॉडिफाइड बना रहा था। दूसरा, वो नॉन ऐसा एंजाइम बनाए जिसकी शेप खराब हो, या ऐसा एंजाइम बनाए जो काम ही ना करे। समझो ध्यान से, ये लिख रहा है बेटा। सबस्ट्रेट का मतलब होता है कोई भी चीज जिससे, सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है, क्लियर। ध्यान रहने दे भाई। वैभव बेटा ये मेरी परेशानी है, तेरी नहीं है। कितना टाइम लगेगा मैं पहले बता रहा हूं, मैं बिना समझाए पढ़ाऊंगा सब ऊपर से जाएगा, ध्यान रखियो, ठीक है। स्कूल में हो सकता है तो 5 दिन में करा दे, तो स्कूल के हिसाब से पढ़ेगा तो कभी नहीं होगा सिलेबस तेरा। इधर ध्यान दे बस, बिल्कुल पहले समझ ध्यान से मैं क्या करूं, मेरी बातें सुनो ध्यान से। आपको कैपिटल टी समझ में आ रहा है? कैपिटल टी एक डोमिनेंट एलील है, वो एक एंजाइम बनाती है जो किसी सबस्ट्रेट को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलता है, जिससे क्या आता है? फिनोटाइप दिखता है जो हम चाहते हैं। फिर स्मॉल टी को हम कह रहे हैं मॉडिफाइड एलील। वो क्या कर रही है? वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो हो सकता है नॉर्मल एंजाइम हो या काम ना करने वाला एंजाइम हो। अगर नॉर्मल एंजाइम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर काम ना करने वाला एंजाइम होगा तो फर्क पड़ेगा। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? जल्दी बोलो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन फर्स्ट केस मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। क्यों? कौन सा फर्स्ट केस? ये दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज फर्स्ट केस, क्योंकि नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है। उसके बाद कह रहा है इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। सच इक्विवेलेंट, ये बहुत कॉमन है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो कान की पोजीशन के लिए एक एलील है जिसका नाम कैपिटल आर है, एक और उसकी मॉडिफाइड फॉर्म में स्मॉल आर है, पर उससे फर्क नहीं पड़ा, पोजीशन यही है। ये पहले वाला केस कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आगे कह रहा है बट इफ एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, कोई ऐसा एंजाइम बना दे जो काम ना करे, या फिनोटाइप बदल जाएगा, और फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। उस केस में क्या होगा? देखो जो स्मॉल टी है वो बना रहा है नॉन फंक्शनल एंजाइम, उस केस में क्या होगा हमारे पास? उस केस में क्या होगा हमारे पास? फिनोटाइप बदल जाएगा। बदल क्यों जाएगा? वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? अनमॉडिफाइड पे। ये लिखा हुआ है, क्लियर, ठीक है, बहुत ही सही। अब इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, फिर रिपीट करूंगा। ये देखो जरा, ये देखो बेटा, ये देखो, क्या ध्यान दो जो बताने वाला हूं आपको, जो मैंने ये समझाया इस पे एक बार फिर फोकस करो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान देना जो मैंने समझाया था इस पे, ध्यान दो बेटा। देखो मैं एक बार सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना, आपको आ जाएगा एक बार। देखो जीन क्या होती है, समझो ध्यान से। जीन क्या होती है हमारे पास? जीन एक डीएनए का सेगमेंट होता है जो कोड करता है कुछ प्रोटीन के लिए, ठीक है, क्लियर, बहुत ही सही। हाँ देखो बेटा, इस चैप्टर की सबसे मुश्किल लाइनें लिखी हुई है जो आपको समझा रहा हूं, इस चैप्टर की सबसे मुश्किल है। तो यदि आप नहीं सुनोगे ध्यान से तो कुछ के तोते उड़ रहे होंगे और कुछ के कबूतर, अगर नहीं सुनोगे ध्यान से तो सबसे मुश्किल लाइनें लिखी हैं। सबसे पहले समझो, देखो मान लो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ये देखो ध्यान से, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि मान लो, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मान लो मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक मेरे पास डीएनए है, जीन क्या होती है? डीएनए का सेगमेंट होती है जो किसी तरीके का प्रोटीन बनाती है, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? या तो उसमें होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं किसी जीन की दो कॉपी होगी या दो सेम कॉपी होगी या अलग अलग कॉपी होगी। ये सेम कॉपी होगी या अलग अलग कॉपी होगी, इसको हमने होमोजाइगस बोल दिया और इसको हमने हेटेरोजाइगस बोल दिया। तो कॉपी कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर, यहां तक बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। मतलब कॉपी आपके पास डिसिमिलर वाली भी हो सकती है और ये सिमिलर वाली भी हो सकती है। अब मान लो इसको मैं कह रहा हूं अनमॉडिफाइड एलील, ये डोमिनेंट है, हम बात कर रहे हैं इसकी। ये अनमॉडिफाइड एलील, अनमॉडिफाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये थी सबसे पहले जो बनी, इसकी मॉडिफिकेशन से दूसरी बनी होगी। दिस अनमॉडिफाइड एलील एक एंजाइम बनाती है जो किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, वो कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट, उसकी वजह से कोई कैरेक्टर दिखता है। मतलब हमारे पास अनमॉडिफाइड एलील को डोमिनेंट एलील क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक सबस्ट्रेट को जो कि रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक एंजाइम बनाती है। इस एंजाइम बनाने की वजह से इसे डोमिनेंट कह रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल फिनोटाइप आता है। अनमॉडिफाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले आई थी, इसी की मॉडिफिकेशन से म्यूटेंट एलील बनी है स्मॉल ए। अब ये जो म्यूटेंट एलील होती है, कई बार क्या होता है म्यूटेंट एलील भी ये एंजाइम बना ले जाती है, ऐसा होता है। तो फिर फिनोटाइप में फर्क क्यों आएगा? क्योंकि एंजाइम तो बन रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। तो म्यूटेंट एलील भी हमारे पास अगर नॉर्मल एंजाइम बनाए, कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे, लेस एफिशिएंट लिखा है तो भी कैसे फिनोटाइप आ जाता है बेटा, क्योंकि एंजाइम बार बार यूज होता है ना किसी रिएक्शन में, तो लेस एफिशिएंट में भी यही फिनोटाइप आएगा जो यहां लिखा है। लेकिन अगर किसी वजह से मॉडिफाइड एलील ने क्या किया, कोई एंजाइम नहीं बनाया या वो एंजाइम बनाया जो काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा और फिनोटाइप नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास ये दोनों केसेस है स्मॉल ए की वजह से, तो इसका मतलब फिनोटाइप पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड करेगा? कैपिटल ए के होने पर। ये लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ो ध्यान से तो समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनना इस बात को 2-3 बार, ठीक है। प्रज्वल चौरसिया फिर शुरू हो गए तुम, बहुत है सही, फीस दिए हो हैं? आज जाकर एक पिक्चर देखना, मूवी देखना, सुपर 30 है ना, फिर समझ आएगी तुम्हें। पूछो यहां तक, पूछो बेटा। एग्जांपल नहीं दे सकते जो एनसीईआरटी में लिखा वो लाइनें समझ आनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अनमॉडिफाइड एलील क्या होती है, आप मुझे बताओ। डोमिनेंट होती है वो एंजाइम बनाती है जिससे एक्सप्रेशन आता है। मैं कहूंगा मॉडिफाइड क्या होती है, आप कहोगे देखो मॉडिफाइड हो सकता है एंजाइम बना भी ले और हो सकता है ना बनाए, नहीं बनाएगा तब रिसेसिव होगी, क्लियर। हाँ बेटा, आपको ये भी समझना पड़ेगा, आपके स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उससे कई बार नहीं समझ आता है। आप इसी वजह से हम लोगों से पढ़ रहे हैं, तो आपको हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। यदि आप समय को यहां भी वेस्ट करेंगे तो उससे बहुत अधिक फायदा नहीं होता है ना, ठीक है।
देखो मैंने याद करो जो मल्टीपल एलील पढ़ा था इसे वाई टाइप बोला था ना, याद आया? प्रज्वल बादल अपना नाम लेना चाह रहा है, ये गलत बात है वैसे तो। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सबको लिखेंगे तो नाम लेंगे, नहीं यार गलत बात है ना, ऐसे मत करो, ठीक है? हाँ सही है, चलो ध्यान दो बेटा, अब रिपीट नहीं करने का, मैं 2 बार कर दिया मैंने, अब पढ़ो ध्यान से आगे, सुनो आगे आ जाओ भाई। हमने क्या बात करी थी? देखो हम 2 जीन लोकाई का इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, 2 जीन लोकाई का इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान से समझना जो बताने जा रहा हूं। 2 जीन लोकाई के इंटरेक्शन का मतलब है, फोकस करो भाई, फोकस करो, आज क्लास लंबी चलेगी, फोकस करो। हाँ, जिसको मम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए चला जाए, लौट के आओगे टॉपिक फिनिश। सुनो ध्यान से, 2 जीन लोकाई इंटरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, मतलब 2 अलग अलग डायहाइब्रिड क्रॉस, एक तरीके से ये क्या है बेटा? डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है? डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, क्लियर? ठीक है? लोकाई का मतलब यार मत पूछो, लोकाई बहुत देर तक समझाया था, स्टार्टिंग के लेक्चर में जाकर देखो वहां से, प्लीज देखो बेटा, आप लोग देखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, कितनी मदद कर पाएंगे। देखो ध्यान से, अभी देखो 2 जीन लोकाई का इंटरेक्शन जो है उसमें सबसे पहला था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल के अकॉर्डिंग था, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू मेंडल है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल के अकॉर्डिंग है, ठीक है? और इसमें फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो कितनी आती है? ये आती है 9:3:3:1, ये रेशियो आती है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फिनोटिपिक रेशियो जो आती है वो 9:3:3:1 आती है। किसकी फिनोटिपिक रेशियो? F2 की। ये अकॉर्डिंग टू मेंडल है। इसके बाद हम कुछ टॉपिक और पढ़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको पढ़ने वाले हैं। इसके साथ हम पढ़ेंगे ये सब एपिस्टेटिस, ये सारा पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जीन, इसमें 2 जीन लोकाई, मेरी बात सुनो ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ऐसे ये सब नाम है आपके लिए। डुप्लीकेट जीन, ये क्या है बेटा? ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये क्या लिख रहा हूं? सुनो ध्यान से, जो चीजें मेंडल को फॉलो नहीं करी और डायहाइब्रिड क्रॉस में इन्वॉल्व थी उनके नाम है। ये डेविएशन है, मतलब इनकी रेशियो नॉट गिव रेशियो। कौन सी रेशियो नहीं देगा? 9:3:3:1 की रेशियो नहीं देगा। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर? ठीक है, ध्यान से देखो, आगे चलें। अब देखो मैं आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझाने जा रहा हूं, है ना? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, है ना? या मैं उसको पॉलीजेनिक के साथ भी बता सकता हूं, तो चलो एक बार क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बता देता हूं क्या होता है। देखो एक टर्म होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। नाम देखो, क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या हो गया? देखो क्वांटिटी आ रहा है, एक होता है क्वालिटी। अब एक नई शब्द आ गए, आते कुछ बच्चे डर जाएंगे, कुछ बिल्कुल फोकस करके देखेंगे। जो फोकस करके देखेंगे वो बहुत ही शानदार डॉक्टर बन सकते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तभी। क्वालिटी, इन दोनों शब्द का मतलब समझेंगे। मैं आपको दिखाता हूं क्या मतलब है। देखो मान लो मेरे पास मैंने लिखा कैपिटल टी, ये टॉल है और इसकी हाइट 1 मीटर है। कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है और इसकी हाइट हमारे पास कितनी है बेटा? कैपिटल टी टॉल है 1 मीटर, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है, इसकी हाइट कितनी बेटा हमारे पास? इसकी हाइट भी 1 मीटर है। स्मॉल टी यहां पर डॉर्फ है, मान लेते हैं इसकी हाइट इतना है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, समझना ध्यान से। मान लो अब मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, मैंने यहां पर लिख दिया, ध्यान से समझना, कैपिटल टी इसको टॉल लिखा, इसकी हाइट यहां 1 मीटर लिख दी। कैपिटल टी इसको सेमी टॉल लिखा और यहां पर मेरे पास 0.75 मीटर लिख दी, और यहां स्मॉल टी लिखा डॉर्फ, और यहां हाइट मैंने 0.5 मीटर लिख दी। आपको इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? ध्यान से सोचो, दिमाग लगाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। दिमाग लगाओ जल्दी से, दिमाग लगाओ भाई। दिमाग लगाओ भाई जल्दी, दिमाग लगाओ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बहुत सही, कुछ नहीं, ठीक दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा जो मैं बताऊंगा उसको आप ऑब्जर्व करना, आपको समझ आ जाएगी। मेरी बात समझना ध्यान से। देखो यहां पर कैपिटल टी इनका फिनोटाइप सेम है, फिनोटाइप सेम है, तो इसका मतलब नो इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। मतलब ये हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर 2 डोमिनेंट एलील है, यहां 1 है, तो यहां 2 होने के बाद भी 1 मीटर का टॉल है और यहां 1 डोमिनेंट होने के बाद भी 1 मीटर का टॉल है। समझना ध्यान से बेटा, हमारे पास समझो इस चीज को। यहां पर 2 डोमिनेंट, 1 और 2, 2 डोमिनेंट होकर भी 1 मीटर का टॉल है, यहां 1 होकर भी 1 मीटर का टॉल है। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से फर्क नहीं पड़ता, एक भी होगी तो काम चल जाता है। क्वांटिटेटिव का मतलब ये होगा कि जितनी ज्यादा, देखो इसमें 1 मीटर हाइट है और इसमें 0.75 है और यहां कितनी है? 0.50। इसका मतलब एक कैपिटल टी 0.25 मीटर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर करेगी। ऐसे इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव कहते हैं। आपको अपने दिमाग में बिठाना बेटा, क्वालिटेटिव का अर्थ होता है कि उस लोकाई पर चाहे 2 डोमिनेंट हो चाहे 1 हो, फिनोटाइप अलग नहीं आएगा, सेम आ रहा है, ठीक है? यहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से फर्क पड़ रहा है, यहां 2 है और यहां 1 है, 2 होने पर 1 मीटर और 1 होने पर 0.75 मीटर। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील ऐड होती जा रही है उतना ज्यादा इफेक्ट आता चला जा रहा है। इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल पढ़ेंगे आज। आप जो अभी तक पढ़ रहे थे, जो मेंडल का काम था, ध्यान से सुनो, मेंडल का जो भी वर्क था, मेंडल के जो भी फैक्टर थे, वो कौन सा इनहेरिटेंस शो करते थे? क्वालिटेटिव। मेंडल ने जो भी काम किया वो कौन सा था? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस था। और हम अब आगे एक एग्जांपल पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर करती है। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर, ये चीज दिमाग में बिठानी है। वो समझ में आया? क्या रॉन्ग है भाई? 0.25 लिखा तो है, कैपिटल टी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अरे भाई ये स्मॉल टी पहले से 0.50 है ना, उसमें एक कैपिटल टी जुड़ा तो 0.25 ऐड हो गया, 2 जुड़े तो 1 मीटर ऐड बन गया ना। ये आप समझ क्यों नहीं रहे उसको? सही लिखा है वो, समझो पहले पूरी बात। मैं क्या बोल रहा हूं पहले, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का मतलब समझो। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस मेंडल ने दिया था, जिसमें फर्क नहीं पड़ता था कितनी डोमिनेंट है, लेकिन जैसे जैसे डोमिनेंट एलील बढ़ रही है उसके हिसाब से वो बढ़ जाता है।
कंट्रीब्यूशन कह रहा हूं। छुट्टी ना मिलने की आज पढ़ लो चुपचाप, मजाक नहीं, सीरियस बात हो रही है। इधर देखो देखो, इन क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस दोनों का सेम फिनोटाइप आएगा, फिनोटाइप सेम आएगा। ठीक, इधर देखो बेटा, तुमको क्यों नहीं समझ आया? जिसको नहीं समझ आया फिर देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं यहां पर दो डोमिनेंट एलील हैं तो भी वही चीज है और सिंगल है वही, तो इसे क्वालिटी कहते हैं। यहां फर्क नहीं पड़ता कितनी डोमिनेंट है, लेकिन जैसे यहां पर एक डोमिनेंट थी, यहां दो थी, बिना डोमिनेंट के 0.5 है, 0.25 ऐड किया तो 0.75 और फिर 0.25 ऐड किया तो हर एक डोमिनेंट एलील 0.25 कंट्रीब्यूट कर रही है। ऐसा थोड़ी कह रहा हूं जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, 0.5 से स्टार्ट किया, 0.25 कंट्रीब्यूट, फिर 0.25 कंट्रीब्यूट, ऐसे करके बता रहे हैं, ऐसे समझो ना। ठीक है, क्लियर? आगे देखो बेटा, आगे देखो, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में फिनोटाइप सेम है, लेकिन अगर क्वांटिटेटिव होगा तो इसमें कितनी डोमिनेंट एलील है? 4, और यहां पर कितनी है? 2 डोमिनेंट एलील है, आप देख पा रहे हो। तो इनके फिनोटाइप डिफरेंट होंगे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में, ये पढ़ा रहा हूं जब से। फिनोटाइप डिफरेंट होंगे किसमें? इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मुझे 10 मिनट पढ़ाना है, ध्यान से सुनना, बहुत फोकस करके सब लोग। ठीक है, ठीक, कौन है ये? ऑफ आशीष, शाबाश बेटा, बहुत शाबाश। अपने माता पिता की आप मतलब एकदम उस पर खड़े उतर रहे हो। उन्होंने समझाया था आपको कम से कम पढ़ो, अधिक पढ़ने से दिमाग चल पड़ता है और आदमी मेहनत करके डॉक्टर बन सकता है। और हमारा एकमात्र गोल यह है कि हम गलती से डॉक्टर बन ना जाए। ऐसा करने से क्या होगा? डॉक्टर ना बनने से हम उस भीड़ का हिस्सा रहेंगे जो अधिक से अधिक समय तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। आप यही चाह रहे हैं तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हाँ, और कोई है जिसको ऑफ चाहिए? पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, हाँ, जो ऑफ लिख रहे हैं ना, आसपास पेरेंट्स होने चाहिए, मम्मी हो तो बेलन से पीट दे, ऑफ ले ऑफ, और चाहिए 4 बेलन और लग जाए। इधर फोकस करो, बहुत ही सही। आ जाओ भाई, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझाऊंगा, पहले ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझेंगे ध्यान से, ठीक है? देखें एक बार, चलिए, हाँ चलो भाई, अब सुनो ध्यान से, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। देखो आपको यही बेटा डिफरेंस होता है, मतलब हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, हार्ड वर्क जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अभी क्या हुआ है कि अभी एसी चल नहीं रहा, रीजन है मैं आज क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, मतलब उसमें तो क्लास हो पा रही है, ठीक, एसी चल नहीं रहा, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो मैं फिर भी पा रहा हूं, बीच में पानी पीना पड़ रहा है, तो आप सोचो कितनी गर्मी होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है ना, आपको पढ़ाना, आपको ही पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है मैं जो बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। देखो एनसीईआरटी ने कैसे इसको स्टार्ट किया। एनसीईआरटी ने कहा है, क्या आपके पास, बहुत ध्यान सुनेंगे, क्या आपके पास सभी तरह के कैरेक्टर्स में, क्या आपके पास सभी तरह के कैरेक्टर्स में ऐसा होता है क्या कि इंडिविजुअल के सिर्फ 2 ग्रुप होते हैं, एक टॉल होता है, एक ड्वार्फ होता है? क्या ऐसा होता है? आप बताओ। क्या आपके पास, अगर आप स्किन कलर की बात करो, क्या आपको 2 ही तरह के इंडिविजुअल दिखते हैं, जो एकदम व्हाइट हो और एक एकदम ब्लैक हो? ऐसा कुछ होता है? जैसे मान लो मेंडल ने जो कैरेक्टर दिए थे उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी थी, या तो पूरी तरीके से टॉल था या पूरी तरह से ड्वार्फ था। जब रियल लाइफ में मैं आसपास देखता हूं तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स दिखते हैं जिनके बीच में इंटरमीडिएट भी है, मतलब मान लो एक बिल्कुल ब्लैक है, एक बिल्कुल व्हाइट है, उसके बीच में अलग टोन भी तो है, अलग अलग स्किन की कलर भी है मेरे पास। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो मेंडल ने कैरेक्टर स्टडी किए थे वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर थे। क्वालिटेटिव मतलब उनमें 2 एक्सट्रीम फॉर्म थी, एक टॉल था, एक ड्वार्फ था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब ये हुआ कि इसके इस पहले तो ये समझिए क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है उसको समझेंगे, पर हम ये कह रहे हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मेरे पास किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप की रेंज मिलती है। जैसे आपने मान लो, अगर मैं कहता हूं मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे उसमें टॉल और ड्वार्फ 2 एक्सट्रीम रेंज थी, और तो कुछ था नहीं, या तो राउंड या रिंकल था, या बीच में कुछ था नहीं। तो लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, ये उन कैरेक्टर्स को लेकर है जिनमें रेंज मिलती है। जैसे ह्यूमन की हाइट, ऐसा तो नहीं 2 ही हाइट के लोग हैं, एक 6 फीट एक 5 फीट, बीच में भी तो हाइट है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं हमारे पास इन ह्यूमन, मैं बोल रहा हूं इन ह्यूमन, हमारे पास क्या है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट या लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या शो करते हैं? शो सम रेंज। क्या शो करते हैं? एक रेंज शो करते हैं। हम यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि ह्यूमन में हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो क्या शो करते हैं? एक रेंज शो करते हैं। अब ये रेंज क्या होती है आपको समझना है। रेंज का मतलब ये है कि कैरेक्टर्स हमारे पास फिर समझना ध्यान से, कैरेक्टर्स हमारे पास 2 एक्सट्रीम फॉर्म में नहीं है, एक तरह की रेंज है, कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, ऐसे। इसके एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल है हमारे पास स्किन कलर, हाइट, ऐसा कुछ। अब पॉलीजेनिक को जरा समझते हैं कैसे आता है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या होगा, मान लो मैंने ये एक सेल बना दिया, मैंने क्या किया, पॉलीजेनिक को समझना है हमने। मान लो मैंने क्या किया, एक सेल बना दिया, ये ठीक है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, उसमें मैंने ये क्रोमोसोम बना रखे हैं, ये इस तरीके से क्रोमोसोम बना रखे हैं, ध्यान से देखना है, क्रोमोसोम बना रखे हैं ऐसे न्यूक्लियस के अंदर। यहां पर मैंने कैपिटल ए जीन लिख रखी है, यहां कैपिटल ए, यहां कैपिटल बी, यहां कैपिटल सी लिख देते हैं, यहां मान लो कैपिटल डी कर देते हैं, कैपिटल वाई कर देते हैं, कैपिटल वाई, ठीक है, या कैपिटल सी कर लेते हैं। चलो ध्यान से देखते चलो एक बार, बस एक सेकंड देखना आपने ध्यान से। ये 3 अलग अलग लोकाई बना दी, मेरे पास ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब समझो, आपने प्लियोट्रॉपी पढ़ी थी, आपने पढ़ा था एक जीन लोकाई से एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं। पॉलीजेनिक उसका उल्टा याद करना आपने। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है व्हेन मोर देन 1 जीन लोकाई कंट्रोल 1 कैरेक्टर। मतलब जैसे कि मान लो इस कैपिटल ए ने ये एक प्रोटीन बनाई जिसका नाम मेलानिन है, इससे थोड़ा डार्क कलर आ रहा है, तो फिर एक और कैपिटल ए आ गई तो मेरे पास और मेलानिन आ गया। तो आप देख पा रहे हो ये क्वांटिटेटिव हो गई, जैसे जैसे कैपिटल ए, एक कैपिटल ए से थोड़ा मेलानिन बना, स्किन पे कलर आया, और एक और लाए तो और मेलानिन बना, कैपिटल बी से और ज्यादा मेलानिन बना। तो इसका मतलब जैसे जैसे मेरे पास इन लोकाई से मेलानिन आता चला जा रहा है वैसे वैसे स्किन कलर डार्क हो जाएगा। तो हम यहां पर आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है एक से ज्यादा जीन लोकाई अगर सिंगल ट्रेट के लिए काम कर रही है तो उसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो इसमें ये ऐड ऑन होता चला जा रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव का मतलब जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील होगी, जैसे मैं कहूंगा ये पर्सन कतई ब्लैक होगा, कतई ब्लैक कैसे होगा बेटा, ये बिल्कुल ब्लैक होगा,
क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें क्या है, मेलानिन है। ये पर्सन बिल्कुल व्हाइट होगा क्योंकि इसमें मेलानिन नहीं है। इस वाले पर्सन में जिसमें दो डोमिनेंट एलील हैं वो इस वाले से ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा। देखो यहां कितनी डोमिनेंट है, 2, यहां कितनी है, 1, तो इसका कॉम्प्लेक्शन ज्यादा डार्क होगा इसके कंपैरिजन में। तो मैंने आपको यहां पर ये समझाया व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम पढ़ो, पॉली बहुत सारा, जेनिक मतलब जीन लोकाई, एक से ज्यादा जीन लोकाई जब किसी सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करे उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। नॉर्मली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव ट्रेट दिखाता है, मतलब चीजें ऐड ऑन होती चली जाती हैं। जैसे मैंने कहा कैपिटल ए का कलर कैपिटल ए स्मॉल ए से अलग होगा, क्वांटिटेटिव ट्रेट है। तो जैसे जैसे ये ऐड होता चला जाएगा उतना ज्यादा मेलानिन बन जाएगा। तो आपने समझना है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनमें जब रेंज मिलती है तो वो एक से ज्यादा जीन लोकाई से कंट्रोल होते हैं, और एक से ज्यादा जीन लोकाई से अगर कोई कैरेक्टर कंट्रोल हो तो उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील होगी उतना वो कैरेक्टर दिखता चला जाएगा। ये बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई हो तो मैं आगे बताऊं, जल्दी बोलो बेटा। इट इज क्रोमोसोमल। देखो मेरी बात सुनो, आज आपको एक थंबनेल देने बच्चे बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं अच्छे सवाल की हमेशा तारीफ करता हूं, ठीक है। और वो ये है कि स्किन कलर एनवायरमेंट से कैसे होता है, हमेशा याद रखो बेटा, हमेशा याद रखो जीनोटाइप साथ में साथ में एनवायरमेंट का इफेक्ट होता है, फिर फिनोटाइप आता है। ऐसा थोड़ी है कि एनवायरमेंट का इफेक्ट नहीं होगा तो फिनोटाइप आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसका एग्जांपल लेता हूं, नहीं तो बाकी समझ आ गया, ठीक है। यहां तक समझ आ गया भाई, फिर ऑफ। वो देखा टॉम एंड जेरी में उड़ता हुआ था, सर पे लगता है और वो चिड़िया घुंघरू निकल जाता है उसमें, है ना, वैसे हो जाएगा। लिखवा दूंगा भाई, लिखवा तो दूंगा ही। सुनो ध्यान से क्या बोला है, क्वेश्चन देखो। जीनोटाइप पे एनवायरमेंट काम करता है तब फिनोटाइप बनता है। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि जिसको बीपी है उसके बच्चे में वो जा सकता है, लेकिन उसके जाने के लिए उसको भी ओबेसिटी शो होना चाहिए। मतलब अगर उसकी बॉडी को एनवायरमेंट प्रोवाइड कर दे कि वो भी ओबीस हो जाए, मतलब वो भी वेट गेन कर ले बहुत ज्यादा, तब उसमें वो ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है। तो सिर्फ जीनोटाइप से नहीं होता है, जीनोटाइप और एनवायरमेंट मिलकर फिनोटाइप बनाते हैं, ठीक है। हाँ भाई देखो जरा, देखो ध्यान से देखो, एक बार ये बात देखो नहीं वाला, बहुत ही सही। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला कि ह्यूमन में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जिनमें रेंज होती है, स्किन कलर, हाइट, ऐसे जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील ऐड होती चली जाएंगी उतना स्किन कलर डार्क होता चला जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा मेलानिन बनता चला जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है बेटा, उतना ज्यादा मेलानिन बनता चला जाएगा, ठीक है। ये चीज समझो। अब मैं आपको ये कहता हूं कि अगर मान लो, ध्यान से देखना बेटा, मेलानिन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मेलानिन की बात कर रहे हैं। एक चीज और देख लो जरा, देख लें एक बार जल्दी से, आदित्य नहीं मानने का, ठीक है। इधर देखो बेटा, आप में से बहुत सारे बिना बात के लिखने के सब नाम ले लें बेटा, इससे सोचो कितना ही खराब लगता होगा ना। चलो आगे देखो ध्यान से, एक लास्ट चीज देखना, बस खत्म कर रहे हैं इसको। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको पॉलीजेनिक समझा दिया। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, ध्यान से सुनो। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब मीनिंग क्या है, मोर देन वन जीन लोकाई इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व इन, किसमें, ट्रेट में, एक से ज्यादा जीन लोकाई इन्वॉल्व है, ठीक है, क्लियर, सही है। अब जरा ये देखो बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए एक चीज और देख लो, हमने कहा कि ये क्वांटिटेटिव रेट है, इट इज क्या है, क्वांटिटेटिव रेट है। कैसी रेट है, क्वांटिटेटिव। अच्छा मैं आपसे पूछूं, जैसे स्किन कलर है, स्किन कलर है, तो स्किन कलर में 3 जीन लोकाई है। कितने जीन लोकाई इन्वॉल्व है, 3 जीन लोकाई। इसका मतलब कितनी एलील इन्वॉल्व होंगी, 6 एलील इन्वॉल्व होंगी। तो कितने फिनोटाइप पॉसिबल अभी देख लो जरा, फिनोटाइप कितने पॉसिबल अभी समझ आ जाएगा आपको। देखो एक वो पर्सन होगा जिसमें एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, इसमें 0 डोमिनेंट है, बिल्कुल व्हाइट होगा पर्सन, ये एल्बिनो कहते हैं उसे, बिल्कुल सफेद को एल्बिनो कहते हैं, सफेद एल्बिनो। एक डोमिनेंट एलील देख पा रहे हो, फिर 2 डोमिनेंट एलील, एक इंडिविजुअल ये होगा, 3 डोमिनेंट वाले भी होंगे, 4 डोमिनेंट वाले होंगे, फिर 5 डोमिनेंट वाले, और फिर 6 डोमिनेंट वाले। टोटल कितने टाइप के फिनोटाइप आ गए आप देख सकते हो। फिनोटाइप पॉसिबल हो गए कितने, 7, क्योंकि 6 एलील इन्वॉल्व है ना। तो टोटल समझो 0 डोमिनेंट, फिर मेरे पास 1 डोमिनेंट, 2 देखो, 3 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट, 6 डोमिनेंट। टोटल कितने फिनोटाइप बनेंगे, 7 तरह के फिनोटाइप बन सकते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं 7 तरह के फिनोटाइप, टाइप बोल रहा हूं, 7 टाइप लिखा होता है यार, फिनोटाइप लिखा होता है, तो कितने तरह के फिनोटाइप बन सकते हैं, 7। कैसे, 0 डोमिनेंट से लेकर कितने डोमिनेंट तक, 6 डोमिनेंट तक। आप देख लो, क्लियर, आप आराम से इस चीज को समझ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर है, बताओ क्लियर। 7 डोमिनेंट किसको नहीं समझ आया, 7 कैसे बन सकते हैं, जल्दी बोलो। 21 कैसे आ गया, ठीक है, क्लियर नहीं आया बेटा। 7 डोमिनेंट आप समझो। देखो मैं आपसे कहता हूं, आप ये पहचान सकते हो किसका किसका स्किन कलर सेम है। यहां से देखो, मुझे बताओ इसका, ये सुरेश है, ये रमेश है, और महेश, चलो एक दिनेश और लिख देते हैं। किसका किसका कलर सेम आएगा, जल्दी बताओ। स्किन कलर किसका किसका सेम आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। इसमें 2 डोमिनेंट है, इसमें भी 2 डोमिनेंट है। डोमिनेंट मैटर करती है कहां, ये मैटर नहीं करता। इसमें 3 डोमिनेंट है, इसमें 3 डोमिनेंट है, खुद से देख लो। तो यहां पर ये मैटर नहीं करता कि ये दोनों ए पर है, मेलानिन बनेगा। तो 2 डोमिनेंट ये देख पा रहे हो, 2 डोमिनेंट, यहां 2 डोमिनेंट, तो सुरेश रमेश का कलर सेम है, महेश और दिनेश का कलर सेम होगा। समझ आया, अरे क्लियर है बेटा, समझ लो ध्यान से। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर करती हैं, यही क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। कहां पर है, नहीं फर्क पड़ता। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं बच्चे कि जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील ऐड होती चली जाएंगी उतना मेलानिन ऐड होता चला जाएगा। इसे ही तो हम क्या बोल रहे हैं, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसे ही बोल रहे हैं हम लोग क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो क्वांटिटेटिव है।
इस बात के साथ कक्षा एंड करते हैं। इसका थोड़ा सा पार्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैंने अभी कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह के रेशियो पढ़ाने हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ानी, आता नहीं है। जिसको यकीन ना हो 2015 का एक पेपर देखना, वहां पर डोमिनेंट एपिस्टेटिक्स का एग्जांपल पूछा है। पिछले 15 साल में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जीन वगैरह से, तो मैं आपको उसकी सिर्फ रेशियो एग्जांपल्स कराऊंगा, वही आएंगे, आपको भरोसा करके उतना याद करना पड़ेगा। तो इसके साथ कक्षा को अंत करते हैं। उन बच्चों को ये संदेश दिया जाता है कि कृपया अपने समय को सही सही यूटिलाइज करें, पूरी बातें सुने, कम से कम क्लास में मतलब बात करें, अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि आपने ये चीज आप में से बहुत सारे बच्चों को फील होगी कि हम भले ही नहीं सुन रहे हैं लेकिन पढ़ाया तो काम का जा रहा है। तो प्लीज ध्यान दें बेटा, ठीक है, क्लियर। हाँ, आपका क्या क्या मिलने वाला मैं एक बार उस पर गाइड कर देता हूं। पहला, आज आपको मैं इसका एनसीईआरटी का एक रीडिंग वाला भी दूंगा लेक्चर के साथ। डीपीपी आज शायद मैं अलग से ना दूं, जो पुरानी डीपीपी है उसी का मैं सोल्यूशन दूंगा। जो पुरानी डीपीपी है उसका सोल्यूशन कल मिलेगा, उसको मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊंगा, तो पुरानी वाली डीपीपी का सोल्यूशन कल मिलेगा आपको। दूसरी चीज क्या होगी बेटा, आपको एक एनसीईआरटी का रीडिंग मिलेगा, वो मिल जाएगा, और सेल साइकिल के नोट्स मिल जाएंगे। तो कल आपके पास आ जाएगा एक डीपीपी सोल्यूशन जो आपको 35 क्वेश्चन वाला है, वो उसके साथ आपको सेल साइकिल के क्वेश्चन दे देंगे डीपीपी में करने के लिए। संडे तक आप कर लेंगे, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि आपको आया, ठीक है। तो छोटे छोटे कदमों के द्वारा ही मंजिल पे पहुंचा जा सकता है, बाकी तो आपकी मर्जी है। कुंभ का पेला नहीं है, नीट का एग्जाम हर साल आता है और हर साल बच्चे देते हैं, तो ये भी बात सच है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू, बाय।